Hello everyone, good morning. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Good morning all of you, all the Maharathis. Ready for the final. जो हम युद्ध यहाँ पर लड़ रहे हैं, सभी योद्धा जो हैं आ गए हैं. गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू. तैयार हैं आज की फाइट के लिए, तैयार हैं आज के युद्ध के लिए सभी महारथी. ऑलराइट, am I clearly visible and audible? आवाज एकदम कड़क, वीडियो एकदम कड़क. बता दो भाई कमेंट सेक्शन में फटाफट से, जल्दी से. स्टार्ट करते हैं फिर आज का ये लेक्चर जो कि होने वाला है आपका 3D ज्योमेट्री का लेक्चर 2 और कल रहेगा इसका लेक्चर नंबर 3. राइट. गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग एवरीवन. कौन कौन आ गया है क्लास में? शिक्षा, मॉर्निंग सर. ऐसा कैसे हुआ कि वेक्टर्स नहीं हुआ? बेटा वेक्टर्स थ्योरी पार्ट कंप्लीट हो गया. कुछ क्वेश्चंस हैं जो मुझे आपको कराने हैं एक्स्ट्रा, क्योंकि वहाँ पर हमें थोड़ी सी दिक्कत आती है, इसलिए 1 घंटे का एक और लेक्चर अभी यहाँ पर हमने आज के दिन में रखा है. आज फुल एंड फाइनल कंप्लीट कर देंगे. कल आपका एक ही क्लास होगी जो 3D का फाइनल लेक्चर होगा. आज हम 3D में भी लाइन वाला पार्ट कंप्लीट कर देंगे. प्लेन वाला पार्ट जो है वो बचेगा. दैट विल बी टेकिंग ऑन टुमारो 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 टुमारो. ठीक है. ऑलराइट, ऑलराइट. रमन गुड मॉर्निंग, दीपशिका गुड मॉर्निंग, आदित्य, हर्ष, नीरन, श्रीजीत, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. ऑलराइट, तो एनर्जी एकदम बरकरार रखेंगे, फुल और एनर्जी के साथ शुरुआत करते हैं आज का ये लेक्चर. दैट इज लेक्चर नंबर 2 ऑफ योर चैप्टर 3D ज्योमेट्री, 3 डायमेंशन ज्योमेट्री. कल के जो लेक्चर था उसमें हमने बेसिक 3D के बारे में बात की. वहां पर बहुत ज्यादा विजुअलाइजेशन था. कुछ लोग उस फेर में फंस गए और कुछ लोग निकल गए, कोई बात नहीं. उसके बाद हमारा पार्ट शुरू हुआ जहां पर कुछ फॉर्मूलेज हैं, ये इक्वेशंस है, वो हमें याद रखनी है और उसके फिर एप्लीकेशन हम क्वेश्चंस के थ्रू देखेंगे. राइट. लास्ट में हम बात कर रहे थे डायरेक्शन कोसाइंस और डायरेक्शन रेशियो के बारे में. राइट. डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन कोसाइंस के बारे में. आई एम ऑल गुड, आई एम ऑल गुड. संगम गुड मॉर्निंग, विकी गुड मॉर्निंग, विपिन गुड मॉर्निंग, मानवी गुड मॉर्निंग, उत्कर्ष. ऑलराइट, तो कुछ क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं. डायरेक्शन कोसाइंस और डायरेक्शन रेशियो के बारे में आपको बात की थी, मैंने आपको थोड़ा सा बता दूं उसके बारे में कि डायरेक्शन कोसाइंस क्या होता है. कोई भी लाइन तीनों एक्सिस से एंगल बनाती है. एंगल क्या बनाती है? अल्फा बीटा गामा. उसका हम कोसाइन ले लेंगे तो कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, ये आपके एल, एम और एन हो जाते हैं. ये आपके तीनों डायरेक्शन कोसाइंस. और इन तीनों के रेशो में कोई भी 3 नंबर अगर आप ले लेंगे तो ये कहलाएंगे आपके डायरेक्शन रेशियोज. अगर आपको एंगल पता है तो वहां से डायरेक्शन कोसाइन निकलेंगे. डायरेक्शन कोसाइन के रेशियो में कोई भी 3 नंबर प्रोपोर्शनल, वो बन जाएंगे आपके डायरेक्शन रेशियोज. एक और तरीका आपको बताया था, अगर आपको लाइन के 2 पॉइंट दे रखे हैं तो किसी भी एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स में से दूसरा पॉइंट का कोऑर्डिनेट माइनस करेंगे तो आपके पास ए बी सी आ जाएंगे. और फिर ए बी सी से आप LM निकाल सकते हैं. उसका एक फॉर्मूला आपको बताया था, L बराबर प्लस माइनस ए अपॉन अंडर रूट में, M बराबर प्लस माइनस बी अपॉन अंडर रूट एंड N बराबर प्लस माइनस सी अपॉन अंडर रूट. और हमें यह भी पता है कि डायरेक्शन कोसाइंस के स्क्वायर का सम जो होता है 1 होता है. ये फॉर्मूला सिर्फ डायरेक्शन कोसाइंस के लिए है, डायरेक्शन रेशियोज के लिए ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं होता है. ठीक है. ऑलराइट. और 2 लाइंस अगर आपको दे रखी है, उनके अलग अलग डायरेक्शन कोसाइंस दे रखे तो उनके बीच में एंगल निकालने का फॉर्मूला वो हमने लास्ट में देखा था. वहीं से आज का ये लेक्चर स्टार्ट करेंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये लेक्चर पहले क्वेश्चन के साथ में.
बिना किसी रुकावट के कमेंट सेक्शन को भर डालो भाई। किससे आप सभी को पता है? जय माता दी। ऑलराइट, तो देयर इज द क्वेश्चन। ये हमारा क्वेश्चन है, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ लाइन which is perpendicular to the lines whose direction cosines are proportional। देखिए ये कई बार आपको लैंग्वेज के फेयर में फंसा लिया जाता है, यहां पर भी ऐसा ही है। यहां बोला गया है टू द लाइंस whose direction cosines are proportional to। तो आप मुझे बताइए कि ये यहां पर एक लाइन है जिसके डायरेक्शन कोसाइंस मुझे निकालने हैं, लेकिन यहां पर दो और लाइन दे रखी है, L1 और L2। यहां पर दो और लाइन से L1 और L2। तो आप मुझे ये बताएं कि L1 और L2 ये जो दो लाइंस है, ये उनके बारे में जो दे रखा है यहां पर, ये क्या है? ये डायरेक्शन कोसाइंस है, ये डायरेक्शन कोसाइंस है या ये डायरेक्शन रेशियोज हैं? बिल्कुल, ये जो L1 और L2 आपको दे रखा है, ये डायरेक्शन कोसाइंस है या डायरेक्शन रेशियोज है? ये डायरेक्शन रेशियोज है, राइट? ये डायरेक्शन रेशियोज हैं आपके, बिल्कुल, क्योंकि डायरेक्शन कोसाइंस जिन जिन नंबर्स के प्रोपोर्शनल होते हैं, तो लैंग्वेज से पता लग गया हुज डायरेक्शन कोसाइंस आर प्रोपोर्शनल। तो ये डायरेक्शन रेशियोज आपको दे रखे हैं। तो दो लाइन से L1 और L2, उनके डायरेक्शन रेशियोज आपको दे रखे हैं 1 -2 और 0 to 1। ठीक है, तो हम मान लेते हैं लेट डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द लाइन L, जो आपको लाइन जिसके डायरेक्शन कोसाइन निकालने हैं, जो लाइन L दे रखी है आपको, उसके डायरेक्शन कोसाइन जिसके निकालने हैं, उसके डायरेक्शन रेशियोज मैंने मान लिए A, B और C हैं। ठीक है, डायरेक्शन रेशियोज हमको, हालांकि इस लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस निकालने, रेशियो नहीं निकालने, लेकिन शुरुआत रेशियो से करनी पड़ेगी। रेशियो आगे एक बार तो डायरेक्शन कोसाइंस भी आ जाएंगे। तो हमने इसके डायरेक्शन रेशियोज मान लिए। अब आपको याद होगा लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि जब भी दो लाइंस आपस में परपेंडिकुलर होती हैं तो उनके चाहे डायरेक्शन कोसाइन ले लें या डायरेक्शन रेशियो ले लें, जब भी दो लाइंस आपस में परपेंडिकुलर होती हैं उनके डायरेक्शन कोसाइंस के प्रोडक्ट का सम या डायरेक्शन रेशियो के प्रोडक्ट का सम, दोनों ही केस में सम जो होता है वो 0 होता है। तो अगर लाइंस, इफ लाइंस आर परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर के लिए कंडीशन है L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2, ये 0 होता है, या A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2, ये 0 होता है। ठीक है, दोनों ही केस में प्रोडक्ट का जो सम होता है वो 0 होता है। अब यहां देखें, यहां बोला गया है फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू द लाइंस। जो लाइन के डायरेक्शन रेशियोज आपको निकाल, डायरेक्शन कोसाइंस आपको निकालना है, मतलब लाइन L की बात कर रहा हूं। ये लाइन L जो है ये L1 के भी परपेंडिकुलर है और L2 के भी परपेंडिकुलर है। तो L1 इज परपेंडिकुलर टू L इज परपेंडिकुलर टू L1। L जो लाइन है जो आपको जिसके डायरेक्शन कोसाइंस निकालने हैं वो L1 के परपेंडिकुलर है। अगर L L1 के परपेंडिकुलर है तो L के डायरेक्शन रेशियोज और L1 के डायरेक्शन रेशियोज, इनका प्रोडक्ट का सम जो होगा वो 0 होगा। तो यहां पर देखें A इंटू 1 A, B इंटू -2 2B और C इंटू -2 2C, ये क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली जो लाइन L है वो L2 के भी परपेंडिकुलर है। तो ये लाइन L L2 के भी परपेंडिकुलर है। वापस से वही चीज, डायरेक्शन रेशियोज के प्रोडक्ट का सम 0 इंटू A, 2 इंटू B और 1 इंटू C, दैट मीन C, ये भी 0 होगा। तो हमारे पास ये दो इक्वेशंस है। अब देखिए जनरली क्या होता है, हमें कितनी इक्वेशन की रिक्वायरमेंट होती है? हमें रिक्वायरमेंट होती है जितने अननोन कांस्टेंट्स होते हैं, अननोन वेरिएबल होते हैं, उतनी ही इक्वेशन हमें चाहिए। यहां पर अननोन कितने हैं?
यहां पर 3 अननोन है, ए बी और सी, लेकिन इक्वेशन कितनी है? इक्वेशन हमारे पास 2 ही है, तो मतलब एक इक्वेशन कम है। तो ऐसे केस में सर सॉल्व कैसे किया जाए, देखें आप। तो ऐसे केस में हम सॉल्व करते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। आइए उस पर लेके चलता हूं आपको। देखिए हमारे पास जो 2 इक्वेशन बन गई वो कौन कौन सी है? एक बन गई a माइनस 2b माइनस 2c, और एक बन गई है 0 इंटू ए प्लस 2b प्लस सी। ये वो 2 इक्वेशन है। यहां से मुझे a b और c की वैल्यू चाहिए, तो यहां लगाएंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। ये आपने ये आपने 10th क्लास में क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड आपने 10th क्लास में क्वाड्रेटिक में किया होगा। रूट्स निकालने के लिए करते थे हम, अगर आपको याद हो, इफ यू रिमेंबर 10th क्लास में हमने रूट्स निकालने के लिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड का इस्तेमाल किया था। तो यहां पर भी वही मेथड क्या कहता है? a अपॉन समथिंग आएगा, p अपॉन समथिंग, c अपॉन समथिंग। अब ये समथिंग क्या है सर? देखिए जब आप a के लिए सॉल्व कर रहे हैं, a के नीचे जो लिखेंगे वो a के लिए सॉल्व कर रहे हैं। जब आप a के लिए सॉल्व कर रहे हैं तो a वाले टर्म्स को छुपा लें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सिर्फ कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई करना है। इधर -2 है, इधर पहले ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, पहले ऐसे करेंगे भाई। तो -2 इसका कोफिशिएंट है 1, -2 इंटू 1 यहां आ जाएगा -2, और बीच में लगाएंगे माइनस, बीच में लगाएंगे माइनस, वापस से ए वाले टर्म को छुपा रहा हूं। अब पहले ऐसे कर दिया, अब ऐसे करेंगे, तो ये 2 मल्टीप्लाई होगा इसके कोफिशिएंट -2 से, 2 इंटू -2 -4। यही बात समझ में आई? राइट। सबसे पहले मैंने ए के लिए सॉल्व किया है। तो अगर आप ए के लिए सॉल्व कर रहे हैं तो ए वाली टर्म को आप छुपा लें, पहले ऐसे मल्टीप्लाई फिर ऐसे, कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई करना है, बी और सी का यूज नहीं करना है। अब जैसे आप बी के लिए सॉल्व कर रहे हैं तो जो मिडिल वाली टर्म होती है उसके लिए हम उल्टा करते हैं, या तो आप उल्टा कर लें या फिर यहां माइनस लगा दें तो सीधा हो जाएगा, दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं, है ना। तो बी के लिए सॉल्व कर रहा हूं तो पहले ऐसे करूंगा, मिडिल वाली टर्म के लिए हम उल्टा करते हैं। तो बी के लिए सोल्व करूंगा तो ऐसे करूंगा, तो 0 इंटू -2 0, पहले ऐसे, इसका कोफिशिएंट 0 इंटू -2 0 माइनस, अब ऐसे करूंगा तो इसका भी 1, इसका भी 1, 1 इंटू 1 1। फिर सी के लिए बात करें, यहां देखें इसका कोफिशिएंट है 1, तो 1 इंटू 2 2 माइनस, इसको इससे करेंगे तो 0। बिल्कुल क्रॉस प्रोडक्ट जैसा ही है। तो ये हो जाएगा आपके पास क्या आ जाएगा? -2 + 4 b अपॉन -1 c अपॉन 2, ये हो जाएगा a अपॉन 2 b अपॉन -1 c अपॉन 2। अब यहां पर एक और पॉइंट, एक और स्टेप यहां पर इंपॉर्टेंट आता है कि नहीं, एडिंग या सब्ट्रैक्शन से सॉल्व नहीं होगा अभी। नाउ एडिंग या सब्ट्रैक्शन करेंगे तो सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि आपके पास वेरिएबल 3 है और इक्वेशन 2 ही है। उसके लिए आपको 3 इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी। 3D में कभी भी आपको ABC में मान लो या LMN में मान लो, कभी भी 3 इक्वेशन मिलेगी नहीं आपको, हमेशा 2 लाइन 2 प्लेन ऐसे बात होती है, ठीक है। विद्नेश जाने क्या नाम है यार, नाम बोलने में मेरे तो हो रहा है, VIDNYESH शुड वी मेक नोट्स। बेटा वैसे तो आपको ये PDF पूरा अपलोड मिलता है, तो अगर आप नहीं बनाएंगे तो भी चलेगा। सी के नीचे 0 नहीं आएगा, 0 क्यों आएगा भाई? सी के लिए जब आपने सॉल्व किया तो पहले ऐसे किया तो 2 आ गया, फिर ऐसे किया तो 0 आ गया, तो C/2 - 0 तो 2 ही आएगा ना, ठीक है। अब यहां पर एक स्टेप में आपको बता देता हूं, b/1 क्यों होगा? 0 - 1। बी के लिए आपने सॉल्व किया तो पहले ऐसे करेंगे, उल्टा करते हैं बी के केस में, पहले ऐसे करेंगे तो ये 0, फिर माइनस आएगा, फिर ऐसे करेंगे तो b/-1 होगा। अब यहां पर देखें, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन एक बार दोबारा समझा दीजिए। बिल्कुल बेटा समझाते हैं अभी आपको, इसको पहले आगे सुन लो एक बार, फिर वापस से रिपीट कर दूंगा मैं। यहां पर कभी कभार ऐसा होता है कि ऐसे 3 नंबर आते हैं जिसमें कुछ कॉमन आ रहा होता है, कभी कभार, बिल्कुल कभी कभार ऐसा भी होता है। क्या होता है?
कि जब आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगाकर जब आप ऐसे बैठते हैं, इस स्टेप पे पहुंचते हैं, तो कभी कभार ऐसा मिल जाता है आपको, ऐसे नंबर मिल जाते हैं, कभी कभार ऐसे नंबर मिल जाते हैं कि उन नंबर्स में कुछ कॉमन आ रहा होता है। तो आपको ए, बी और सी के लिए सिंपलेस्ट फॉर्म चाहिए, सिंपलेस्ट नंबर चाहिए। तो इसी में आप 4 को कॉमन ले सकते हो, जैसे 4 कॉमन दिख रहा है अभी हमें यहां पर, तो 1 -2 -1, तो ये हमारे डायरेक्शन रेशियोज कहलाएंगे एक्चुअल वाले। ठीक है, तो जब आपके सामने जब आप इस तरीके का मेथड लगाएंगे, अगर ऐसा कुछ होगा कि कुछ कॉमन निकल के आ रहा है, तो आप चाहें तो कॉमन निकाल सकते हैं। वो जो आपने कॉमन निकाला वो कहां गया, वो छूमंतर हो गया, गायब हो गया, वो छूमंतर हो गया, गायब हो गया भाई। ठीक है, गया वो, ठीक है, वो गया। तो ये आपके डायरेक्शन रेशियोज कहलाएंगे। इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। सिंपलेस्ट यहां पर हमारे पास लाइन के डायरेक्शन रेशियोज आ गए। क्या आ गए, 2 -1 2। कौन सी लाइन के, लाइन एल के, लाइन एल के डायरेक्शन रेशियोज आ गए। ठीक है, दोबारा समझा देता हूं पूरा क्वेश्चन। अब आगे उसके प्रोसीड करने से पहले, एक लाइन थी एल जिसके डायरेक्शन कोसाइन हमें निकालने थे, और दो अलग अलग लाइन थी L1 और L2 हमने मान लिया, उनके डायरेक्शन कोसाइंस जिन नंबर के प्रोपोर्शनल है। अब डायरेक्शन कोसाइंस जिन नंबर के प्रोपोर्शनल होते हैं वो होते हैं डायरेक्शन रेशियोज। तो L1 और L2 के एक्चुअल में आपको डायरेक्शन रेशियोज डायरेक्टली बोल के नहीं दिया, उसने लैंग्वेज की फेर में फंसाने की कोशिश की, लेकिन आपके साथ मैं खड़ा था, मैंने आपको फंसने नहीं दिया। तो L1 और L2 यहाँ पर आपके पास डायरेक्शन रेशियोज दे रखे हैं। तो हम सब पूरा खेल डायरेक्शन रेशियो में चल रहा है, तो हम L को भी डायरेक्शन रेशियो में ले आओ भाई, डायरेक्शन कोसाइंस बाद में देखेंगे। तो मैंने लाइन L के लिए डायरेक्शन रेशियोज मान लिए, हमें नहीं पता, हमने मान लिए ABC। अब ये जो लाइन L है ये L1 के परपेंडिकुलर, जब भी दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर होती है उनके डायरेक्शन रेशियोज की प्रोडक्ट का सम 0 होता है। तो इसके हैं ABC, इसके हैं 1 -2 -2, ये इक्वेशन बन गई, सम 0 हो गया। वापस से L जो है L2 के भी परपेंडिकुलर है, तो इसके ABC है, इसके 0 to 1 है, प्रोडक्ट का जो सम है वो 0 हो जाएगा। ठीक है, ये 1 और 2 हो गया। अब हमारे पास दो इक्वेशन थी, इन दो इक्वेशंस को हमें सॉल्व करना है किस मेथड से, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। वो क्या होता है सर, देखिए यहां पर जो आपको अननोन कांस्टेंट नजर आते हैं उन्हीं के लिए हम ये इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। जब वेरिएबल 3 है लेकिन इक्वेशन ही 2 है। ठीक है, तो देखें हम यहां पर हमने सबसे पहले ए के लिए सोल्व किया, तो ए को छुपाएंगे, पहले ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ऐसे, सिर्फ कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई करना है। तो ऐसे मल्टीप्लाई किया तो -2 इसका कोफिशिएंट है, इसका 1 है, तो -2 × 1 -2 आ गया, बीच में आपको माइनस लगाना है। फिर ऐसे मल्टीप्लाई होगा, 2 मल्टीप्लाई हुआ -2 से, तो -4 आ गया, बीच में माइनस, तो -2 और ये +4, तो यहाँ 2 आ गया। फिर जब आप मिडिल वाली टर्म के लिए सॉल्व करेंगे, मिडिल वाली के लिए इसके लिए आपको उल्टा पुल्टा करना पड़ता है। बी के लिए जब हम सॉल्व करते हैं तो हमें उल्टा करना पड़ता है। उल्टा का मतलब क्या है, उल्टा का मतलब ये कि आप पहले ऐसे मल्टीप्लाई करोगे, 0 को -2 से करोगे तो 0 आ गया, फिर बीच में माइनस, फिर इसको इससे करोगे, इसको इससे किया तो 1 आ गया। और सी के लिए वापस से सीधा, सी के लिए वापस से सीधा, सी के लिए पहले ऐसे करेंगे, तो सी को छुपाया पहले ऐसे, इसका 1 है, इसका 2 है, तो 1 × 2, बीच में माइनस, फिर 0 × -2। अब आपके पास ये सिंपलेस्ट फॉर्म में होने चाहिए। अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं होते हैं तो कभी कभार ऐसा भी होता है 17-18 सालों में, तो वो ये होता है कि कुछ नंबर कॉमन आ रहा होता है, कॉमन निकाल के उसको छू मंतर कर दो सिंपलेस्ट फॉर्म में। कुछ बालक कह रहे हैं कि सर यहाँ पर -4 भी तो कॉमन ले सकते हैं, तो बिल्कुल ले सकते हैं। यहाँ पर अगर आप माइनस कॉमन लेते हैं, अगर मगर माइनस भी कॉमन ले लें, तब क्या होगा भाई, अगर माइनस भी कॉमन ले लें तो ये बन जाएगा a/-1 b/2। दोनों यूज कर सकते हो आप, दोनों यूज कर सकते हो। ठीक है,
चलिए, तो पिछला क्वेश्चन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है हमारा। हमारे पास उस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज आ गए, है ना। तो हमारे पास डायरेक्शन रेशियोज हैं, वो क्या है, वो है भाई 2 - 1 2। ये आपके पास ए बी सी की वैल्यू है, ये ए की वैल्यू है, ये बी की वैल्यू है और ये सी की वैल्यू है। इससे आपको एलिमेंट निकालने के लिए आपको निकालना पड़ेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का रूट, जो क्या आ जाएगा 3। तो एल क्या हो जाएगा, प्लस माइनस a/3 दैट इज प्लस माइनस 2/3। एम क्या हो जाएगा, प्लस माइनस b/3 दैट इज माइनस, क्योंकि माइनस ऑलरेडी है तो प्लस माइनस -1/3, इसको हम माइनस प्लस उल्टा पुल्टा हो जाएगा 1/3। एन क्या हो जाएगा, प्लस माइनस c/3 दैट इज प्लस माइनस 2/3। तो डायरेक्शन कोसाइंस फाइनली आपके पास क्या आ गए भाई, प्लस माइनस 2/3 माइनस प्लस 1/3 प्लस माइनस 2/3। ये आपके पास डायरेक्शन कोसाइंस आ गए, ये हमारा आंसर, ठीक है। ऑलराइट, एक बार डायरेक्शन रेशियो आ गया तो डायरेक्शन कोसाइन निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। आ जाइए अगले क्वेश्चन की तरफ। ये आपके एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, जहां पर आपको 1 दिख रहा है वो एक्चुअल में L है ना। जो इसने ये टाइप करा है, हमारे जो टाइपिस्ट हैं वो बहुत महान है, उनको L और 1 में फर्क नजर नहीं आता, तो उन्होंने 1 को जो है L कर दिया। तो आपके पास एलिमेंट में 2 इक्वेशन दी गई है। ये है रिलेशन बिटवीन डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ 2 लाइंस, 2 अलग अलग लाइंस के डायरेक्शन कोसाइंस में ये रिलेशन है, 2 रिलेशन। सबसे पहले आपको इन दोनों से एलिमेंट निकालने पड़ेंगे, उन दोनों लाइंस के लिए अलग अलग, उन दोनों लाइंस के लिए एलिमेंट निकालना पड़ेगा। और जब दोनों लाइंस के डायरेक्शन कोसाइंस आ जाएंगे तो फिर हम उनके बीच में एंगल निकालेंगे, ठीक है। तो फिर हम उनके बीच में एंगल निकालेंगे। तो बिल्कुल फरमाइशें आना जो है शुरू हो गई है, फरमाइशों का दौर जो है, फरमाइशों का जो दौर है वो चालू हो गया है। दीक्षा सर, एंगल्स का सारा पार्ट डिलीटेड है इन बोथ लाइंस एंड प्लेन, बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन हम उसको फटाफट निकल जाते हैं उससे, है ना, ताकि दिक्कत नहीं रहेगी। देखें आप, ऐसे केस में क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चन में क्या मेथड क्या है, मेथड ये है, ऐसे केस में मेथड ये है कि जो सिंगल डिग्री वाली इक्वेशन है वहां से आप चाहे L चाहे M चाहे N किसी की भी वैल्यू निकाल लो, तीनों में से किसी की भी वैल्यू निकाल लो बाकी 2 की फॉर्म में, है ना। यही तरीका है इसका। जो सिंगल डिग्री टाइप की टर्म होती है, आपको ऐसे क्वेश्चन में 2 इक्वेशन दी जाएगी, एक तो सिंगल डिग्री टर्म होगी, एक डबल डिग्री टर्म होगी। तो जो सिंगल डिग्री टर्म है वहां से आप सिंगल डिग्री टर्म से आप किसी की भी, तीनों में से किसी की भी वैल्यू निकाल लो। तो मैंने यहां से L की वैल्यू निकाली है, ये आ गया -m + n। आप क्या कर सकते थे, आप m की वैल्यू निकाल सकते थे -l + n, आप n की वैल्यू भी निकाल सकते थे -l, वो आपकी श्रद्धा है, आपकी इच्छा है, किसी से भी कर सकते हैं। और ये जो आपने L की वैल्यू निकाली इसको यहां पुट कर दें, क्या रख दें भाई, देखिए आप -m + n, L का स्क्वायर दे रखा है, m² - n² = 0। एक्सपेंड कर दो इसको, माइनस का तो प्लस ही हो जाएगा, तो m² + n² + 2mn + m² - n² = 0। यहां से देखें आप, ये n² तो गया, आपके पास बचा 2m² + 2mn। यहां से हमेशा 2 फैक्टर बनते हैं, 2m देखिए कॉमन आ रहा है, तो m + n ब्रैकेट में बच जाएगा। यहां से आपके पास 2 केस बन गए। पहला केस कि अगर m 0 है, ये पहला केस है, तो यहां से क्या मिलेगा आपको, m 0 है, और यहां से क्या मिलेगा आपको, m = -n है। ये 2 केस। अगर m = 0 है, ठीक है, 2 फैक्टर मिलेंगे आपको, 2 फैक्टर मिलेंगे आपको। अगर m = 0 है
तो देखिए यहां से n की वैल्यू क्या आ जाएगी, सॉरी यहां से अगर m 0 है तो l की वैल्यू आ गई -m, l की वैल्यू आ गई -m। जो भी वैल्यू यहां से निकलेगी, जो फैक्टर यहां से निकलेंगे उसको वापस यहीं रख दो। अगर आपके पास m बराबर 0 आ गया है तो ये वैल्यू मैंने यहां रखी, l बराबर -m आ गया, सॉरी n -m, और m की जगह पर m ही है। और दूसरा फैक्टर देखें, अगर m बराबर -n रखते हैं, अगर मैं m बराबर -n रखता हूं तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो l बराबर 0 आ जाएगा, तो l बराबर 0 आ जाएगा, और m बराबर तो m ही है, सॉरी n बराबर n ही है। n बराबर n ही है, ठीक है। तो हमने दोनों इक्वेशन को सॉल्व किया, वहां से m की वैल्यू आ गई, एक वैल्यू 0 आई, हमने यहां रखी, 0 रखते l की वैल्यू -n आ गई, और n की जगह पर n ही रहेगा। ऐसे ही हमने दूसरी वैल्यू m बराबर -n इसमें रखी है, तो l बराबर 0 आ गया, n की जगह पर n। कुल मिला के हमारा ये करने का मकसद क्या था, ये करने का हमारा मकसद क्या था, ये करने का हमारा मकसद ये था कि l, m और n तीनों को किसी एक ही नंबर की फॉर्म में ले आओ। देखो आप, मैंने l को, m को और n को, तीनों को n की फॉर्म में ले आया। यहां पर भी ऐसा ही है, l को, n को, m को, तीनों को एक ही नंबर की फॉर्म में लिया है, वो n की फॉर्म में, ठीक है। अब यहां से हमें अच्छे से पता है ये चीज कि डायरेक्शन कोसाइंस के स्क्वायर का सम हमेशा 1 होता है। अब हम ये ब्रह्मास्त्र यहां पर यूज करेंगे, तो इन तीनों के स्क्वायर का सम, इन तीनों के स्क्वायर का सम हमेशा 1 होता है, या 2n स्क्वायर इक्वल्स 1, या n स्क्वायर इक्वल्स 1/2, या n बराबर ±1/√2। अच्छा, यहां पर भी ऐसे ही तीनों के स्क्वायर का सम, तीनों के स्क्वायर का सम 1 होगा, n स्क्वायर प्लस 0 प्लस n स्क्वायर इक्वल्स 1, 2n स्क्वायर इक्वल्स 1, n स्क्वायर इक्वल्स हाफ, n इक्वल्स ±1/√2, n इक्वल्स ±1/√2, राइट। तो आपके पास n की वैल्यू आ गई, ये n की वैल्यू उठा के वापस रख दो, दोनों लाइंस के डायरेक्शन कोसाइंस आ जाएंगे आपके पास, ये n की वैल्यू उठा के वापस रख दो। तो देखिए पहले वाले केस में था m0 l -n और n बराबर n, दूसरे वाले केस में था m बराबर -n l बराबर 0 n बराबर n। n की वैल्यू उठा के रख दो भाई, ये है 0 -n और n की वैल्यू हमारे पास आई है +-1/√2। अगर मैं यहां पर रखता हूं तो ये तो 0 ही रहेगा, ये हो जाएगा -+1/√2 और ये +-1/√2। यहां पर है -n 0 और n, अगर मैं n की वैल्यू यहां पर भी सेम आ रही है +-1/√2, यहां पे रखता हूं, ठीक है, तो ये हो जाएगा -+1/√2 0 और +-1/√2। यहां से आपके पास इस लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस 2 आ गए, एक तो आ गया 0, एक -1/√2, ऊपर वाले साइन ले रहा हूं, एक 1/√2, एक 0 प्लस 1/√2 -1/√2। यहां पर भी देखें, यहां पर भी दो केस बन जाएंगे, -1/√2 0 1/√2, 1/√2 0 -1/√2। कोई भी ले लो भाई, इसको ले लिया और इसको ले लिया, इन दोनों के बीच में एंगल cos थीटा का फॉर्मूला हमें अच्छे से पता है, L1 × L2, L1 L2, M1 M2 और N1 N2, cos थीटा इक्वल्स 1/2, तो थीटा आ गया π/3, दैट इज 60 डिग्री। दोनों लाइंस के बीच में एंगल क्या होगा, दोनों लाइंस के बीच में एंगल 60 डिग्री। बिल्कुल उत्कर्ष का आंसर आ गया था। ठीक है, दोनों इक्वेशन को सॉल्व कैसे करें भी बताया आपको। जो लीनियर वाली इक्वेशन, आपके पास ऐसे क्वेश्चन में दो इक्वेशन आएगी हमेशा, एक पे पावर 1 होगी और एक पे पावर 2 होगी। तो जो लीनियर वाली इक्वेशन है वहां से किसी की भी वैल्यू निकाल लो, किसी भी एक की, जो सबसे ज्यादा इजी लग रहा है, एल की या एम की या एन की, जो निकालना सबसे ज्यादा इजी है, और वो दूसरी इक्वेशन में उठा के रख दो। वहां से आपके पास हमेशा एक क्वाड्रेटिक बनेंगे, उसके दो फैक्टर्स आ जाएंगे, वो फैक्टर्स से जो वैल्यू है वापस वहीं रखें जहां से आपने वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में पुट की थी।
हमारा मकसद ये है कि हम एल, एम और एन तीनों को किसी एक की फॉर्म में ले आए, चाहे एम की फॉर्म में ले आओ, एन की फॉर्म में या एल की फॉर्म में, किसी एक की फॉर्म में लाना है आपको। क्योंकि हमारे पास स्क्वायर का सम 1 है, तो वहां से जिसकी भी फॉर्म में आप लाओगे उसकी वैल्यू आ जाएगी, उसकी वैल्यू आती है आपके पास डायरेक्शन कोसाइंस की वैल्यू आ जाएगी, आप एंगल निकाल पाएंगे। एक और देखते हैं इसके ऊपर, देखें आप इस क्वेश्चन में अगर आप देखें हमारे पास दो इक्वेशन है, यहां पर भी कौन सी सिंगल डिग्री है कौन सी डबल डिग्री है। ये आपकी सिंगल डिग्री इक्वेशन है और ये आपकी डबल डिग्री इक्वेशन है, क्योंकि एल और एम दोनों की पार ऐड हो जाएगी तो ये डबल डिग्री इक्वेशन है। ठीक है, यहां से आप किसी की भी वैल्यू निकाल लो, यहां से आप वैल्यू निकालें, मान लो मैंने वापस से एल की वैल्यू निकाली माइनस एम प्लस एन, और ये वैल्यू उठा के यहां रख दो, तो माइनस एम प्लस एन इंटू एन, माइनस तो चला गया जीरो में, यहां से दो फैक्टर बन गए, यहां पर सारा खेल एन में चल रहा है, तो यहां से एन की वैल्यू आएगी माइनस एम, यहां से एन की वैल्यू आ गई जीरो, ये एन की वैल्यू उठाकर वापस यहीं रखना है। तो देखें एक केस बन रहा है कि एन की वैल्यू माइनस एम, एन की वैल्यू माइनस एम यहाँ रखता हूं तो एल की वैल्यू जीरो हो जाएगी, और एम की जगह पर तो एम ही है। ठीक है, दूसरा है एन बराबर जीरो, अगर मैंने एन बराबर जीरो यहाँ रखा तो एल की वैल्यू माइनस एम आएगी, एल बराबर माइनस एम और एम की जगह पर एम है। इसके आगे तो आप कर ही लोगे, कर लोगे भाई इसके आगे, अरे बोलो भाई, इसके आगे कर लेंगे या नहीं, या पूरा करके बताऊं? हाँ भाई, ओके ओके ओके, एल इंटू एम था भाई, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, कितनी बार तो बोला है आपको, जो गलती हुई नहीं उसके बारे में क्यों बताते हो आप? कौन बोला कि वहां पर, पहले मैं पूरा करेक्ट कर लेता हूँ जल्दी से। हाँ भाई, कौन कह रहा था, कौन कह रहा था? अंकुर ने बोला था कि सर एल इंटू एम है, एल इंटू एन नहीं है। बेटा वही तो लिखा है, देखो ना आप, ध्यान से देखो अंकुर कि क्या लिखा हुआ है, देखो आप, जो क्वेश्चन में लिखा है वही तो मैंने लिखा है यहाँ पर। शायद आपको गलती हो गई, गलत फहमी हो गई है, कोई बात नहीं, बड़े बड़े शहरों में बड़े बड़े क्वेश्चंस में छोटी छोटी गलतियां होती रहती है, वैसे बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती है, तो बिल्कुल देखिए आप यहाँ पर, अब तीनों के स्क्वायर का सम 1 होता है, अगला स्टेप ये रहेगा 0 का स्क्वायर एन का स्क्वायर, 2n स्क्वायर इक्वल्स 1, एन की वैल्यू वापस से वही आने वाली है प्लस माइनस 1/√2। यहां पर भी तीनों के स्क्वायर का सम 1 होगा, एन की वैल्यू यहां पर भी वही आने वाली है प्लस माइनस 1/√2। ये एन की वैल्यू उठा के आप यहां रख दो, माइनस है एन है यहां पर, तो माइनस प्लस 1/√2, दूसरा है 0, दूसरा एन प्लस माइनस 1/√2, यहां पर भी एन की वैल्यू रख दो भैया 0 प्लस माइनस 1/√2, सॉरी माइनस प्लस माइनस प्लस 1/√2 प्लस माइनस 1/√2। ठीक है, ओके नोबिता इज बैक। अंकुर बेटा मैं मजाक कर रहा था, इतने इमोशनल क्यों हो गए तुम? अरे पगले रुलाएगा क्या सॉरी बोल के? आपके पास डायरेक्शन कोसाइंस आ गए, कॉस थीटा, भाई कॉस थीटा निकालने को बोला था, कॉस थीटा ऊपर वाले साइन ले लो, माइनस 1/√2 L1 इंटू L1 इंटू L2 प्लस, यहाँ देखें 0, यहाँ M1
प्लस यहां देखें 1/√2, 1/√2। तो यहां पर भी cos थीटा का वैल्यू वही आ रहा है, तो थीटा वही π/3, ठीक है। π/3। ऑल राइट, नेक्स्ट, ये थोड़ा अलग हटके क्वेश्चन है भाई, आइए इससे बढ़ते हैं। अंकुर बेटा n इक्वल n कैसे आया? n को हमने चेंज नहीं किया है। देखो आपके पास m की वैल्यू n की फॉर्म में आ गई, यहां से m की वैल्यू n की फॉर्म में आ गई, वो m की वैल्यू यहाँ आपने यहां रखी तो l की वैल्यू आ गई। और n को हमने, क्योंकि हमने देखा, हमने पहले दोनों से देखा कि हाँ यार सब कुछ n में ही चल रहा है, तो फिर n को n ही रखते हैं, n को चेंज नहीं करते हैं, ठीक है। तो इसलिए मैंने n बराबर n रख दिया कि जब सब कुछ n की फॉर्म में होता हुआ नजर आ रहा है, सब कुछ n की फॉर्म में होता हुआ नजर आ रहा है, तो मैंने n को n बराबर n ही रख दिया। यहां पर भी ऐसे ही m की वैल्यू आई, m की वैल्यू से l की वैल्यू आ गई, n को मैंने छेड़ा ही नहीं, n की जगह पर n ही चलने दो। प्लस माइनस और माइनस प्लस में क्या डिफरेंस है? डिफरेंस कुछ नहीं है। जब आप n बराबर 1/√2 लेंगे, जब आप n बराबर प्लस 1/√2 लेंगे, तो m की वैल्यू माइनस n है, तो वो माइनस 1/√2 आएगी। तो यहां प्लस साइन लेने पर यहां वैल्यू नेगेटिव आएगी, इसलिए मैंने साइन को पलट दिया है। इतना सा डिफरेंस है, ठीक है। तो प्लस साइन लेने पर -0 और प्लस 1/√2 आएगा, और माइनस साइन लेने पर नीचे वाला, अगर यहां पर भी नीचे वाला साइन लेंगे तो यहां पर भी नीचे वाले साइन लेने पड़ेंगे आपको। क्लियर? देखें अगला क्वेश्चन, अंकुर जो है बार बार सॉरी बोल रहा था, तो बेटा समझ का फेर है। समझ से मुझे एक डायलॉग याद आ गया एक मूवी का। जब तक आप एक क्वेश्चन सॉल्व करें, मैं आपको डायलॉग बोल के सुनाता हूँ, ठीक है। सुनेंगे ध्यान से सब लोग, समझ का फेर है, ठीक है। पहले ये लाइन, ये क्वेश्चन में मैं आपको बता दूं वापस से, ये 1 नहीं है, ये L है भाई। जहां जहां पर ये 1 दिख रहा है आपको, ये L है, ठीक है। तो इन दोनों यहां पर वेरिएबल लाइन इन 2 एडजेसेंट पोजीशंस हैज डायरेक्शन कोसाइंस LMN in this so that the small angle delta theta between the, अब यहां पर गिवन बाय कुछ एक्सप्रेशन था, वो भी भुला दिया गया है। cos थीटा की जगह कौन सा फॉर्मूला लगाए हो? cos थीटा ही लगाए हैं बेटा। कहां लगाए हैं? cos थीटा की जगह हमने फॉर्मूला E लगाया है। सुनिए तनिक ध्यान से प्रिया कुमारी जी, cos थीटा की जगह हमने लगाया है E फॉर्मूला, L1 L2 M1 M2 N1 N2, E फॉर्मूला जो आपको हम बताए थे पिछली क्लास में। अब आए थे कि नहीं आए थे? यही फॉर्मूला हम लास्ट क्लास में बताए थे, यही वो फॉर्मूला मैंने यहां पर लगाया। L1 M1 और N1 यहां से आ गया, L2 M2 और N2 यहां से आ गया, निपटा दिए। भौकाल मचा दिए भाई, भौकाल मचा दिए। अगला क्वेश्चन यहां पर ये दे रखा है आपको कि एक लाइन है भाई, एक लाइन है, उसके डायरेक्शन कोसाइंस क्या है भाई? L, M और N। अब उस लाइन की थोड़ी हमने पोजीशन चेंज की, एडजेसेंट पोजीशन, यहां लिखा हुआ है एडजेसेंट पोजीशन, मतलब इसकी जस्ट बगल वाली ही पोजीशन। थोड़ा सा लाइन की पोजीशन में चेंज किया। जब लाइन हिलेगी डुलेगी तो उसका एंगल, तीनों एक्सिस से एंगल चेंज होगा, एंगल चेंज होगा तो डायरेक्शन कोसाइंस भी चेंज होंगे। तो अब जो नए डायरेक्शन कोसाइंस है, इसको L1 बोल दो। ये L जो है आपकी ओल्ड पोजीशन है, और न्यू पोजीशन पे लाइन L1 हो गई, वो हमने नाम भी चेंज कर दिया उसका। तो इसके जो डायरेक्शन कोसाइंस हैं वो हो गए आपके पास L प्लस डेल्टा L। थोड़ा सा फर्क आया, डेल्टा यहां पर बहुत छोटा नंबर है, तो L प्लस डेल्टा L, M प्लस डेल्टा M और N प्लस डेल्टा N।
ये आपके पास उस लाइन की नई पोजीशन में डायरेक्शन कोसाइंस है। तो आपको बताना है कि इन दोनों लाइंस के बीच में जो छोटा सा छुटकू सा एंगल बनेगा वो छुटकू सा एंगल डेल्टा थीटा होगा। और वो क्या होगा, वो एंगल क्या होगा भाई, यही आपसे पूछे हैं। काहे वेट कर रहे हैं, कर दीजिए ना, किसका वेट कर रहे हैं। ठीक है, स्टार्ट कैसे करेंगे सर, स्टार्ट कैसे करेंगे। हर्ष कह रहा है सर एक बार रिपीट कर दो। ठीक है दोबारा बोल देता हूँ, स्टार्ट कैसे करेंगे बेटा, स्टार्ट कैसे करेंगे, स्टार्ट कैसे करेंगे। और रिपीट करूँ, स्टार्ट कैसे करेंगे, स्टार्ट कैसे करेंगे। रिपीट क्या करना है वो तो बताओ भाई। एक बार रिपीट कर दो सर प्लीज, लास्ट बाला बाला। लास्ट वाला क्वेश्चन ये था। इस तरह के क्वेश्चन आपके आपके पास आएंगे। तो फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइंस व्हिच डायरेक्शन कोसाइन रिलेटेड बाय द इक्वेशन। आपको दो लाइंस के डायरेक्शन कोसाइंस में रिलेशन दिया जाएगा, आपको बताना है उन दोनों लाइन के बीच में एंगल क्या है। जब भी आपको रिलेशन दिया जाएगा वहां पर एक लीनियर इक्वेशन होगी जिसमें एल एम एन की पावर 1 होगी और एक 2 डिग्री इक्वेशन होगी। आपको लीनियर वाली इक्वेशन में से किसी की भी एल की, एम की, एन की किसी की एक वैल्यू निकाल के 2 डिग्री वाली इक्वेशन में पुट कर दो। वहां से क्या होगा, दो फैक्टर बनेंगे हमेशा। एक क्वाड्रेटिक बनेगी, क्वाड्रेटिक आप हमेशा फैक्टर बना पाएंगे। दो फैक्टर बनेंगे, दोनों फैक्टर से वैल्यू निकाल लो। अब ये वहीं पर पता लगेगा कि ये जो वैल्यू है ये एम की आ रही है, एन की आ रही है या एल की आ रही है। ये जो आपने पुट किया उस पर डिपेंड करता है। यहां पर मैंने एल को पुट किया तो एम की फॉर्म में बन गया। आप यहां पर एन को पुट करते तो कुछ और बनता, आप यहां पर एन को पुट करते तो कुछ और बनता। तो मेरे पास एम की वैल्यू आ गई, एम की दो वैल्यू आई भाई, दुई वैल्यू आई एम की, दुई। ये दुई वैल्यू को हमने यहां रख दिया, यहां रख दिए। एक बार m बराबर माइनस एन रखे हैं तो l बराबर 0 आया है। और n को हमने नहीं चढ़ा, हमने देखा, हमने ध्यान से देखा कि m की वैल्यू भी n की फॉर्म में आ रही है, l की वैल्यू तो 0 हो गई, l तो सरेंडर हो ही गया। तो n को n रखने में ही भलाई है, क्योंकि अगर मैंने n को भी यहां पर निकाला तो फिर मामला गड़बड़ा जाएगा। ठीक है, तो यहां पर n बराबर n। वैसे ही दूसरा वेक्टर m बराबर 0 वो भी यहां रखे हैं, m बराबर 0 रखे हैं, m बराबर m तो सरेंडर हो गया है, l बराबर माइनस एन आ गया है। तो हमने यहां पर भी नहीं छेड़ा क्योंकि तीनों वैल्यू n की फॉर्म में हो जाएगी। तीनों के स्क्वायर का सम 1 हो गया। ये फॉर्मूला होता है, पिछले क्वेश्चन में लिखा था, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, तीनों का सम 1 होता है, स्क्वायर का सम। वहां से n की वैल्यू आ गई, n की वैल्यू वापस उठा के यहीं रख दिए, हम इन तीनों में रख दिए तो एल एम एन की वैल्यू आ गई। तो ये वैल्यू गलत हो गई भाई। ओ, 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 ओ। किसी ने नहीं पकड़ा यहाँ पर, ये यहाँ पर हमने ऑर्डर चेंज कर दिया भाई। एल एम एन का ऑर्डर क्या होता है, एल सबसे पहले आता है, एम उसके बाद, एन उसके बाद, एल पहले आता है, एम उसके बाद, एन उसके बाद। बिल्कुल बिल्कुल गड़बड़ हो गई भाई। तो जब मैं एन की वैल्यू, जब मैं ये एन की वैल्यू प्लस माइनस 1/√2 यहां रखूंगा तो पहले एल में रखूंगा तो ये 0 होगा। फिर मैं ये एन की वैल्यू एम में रखूंगा तो ये माइनस प्लस 1/√2 आएगा। फिर यही वैल्यू मैं एन में रखूंगा तो प्लस माइनस 1/√2 आएगा। किसी ने नहीं बोला अभी इस बार। उसके बाद n, यहां पर देखें सबसे पहले l में रखेंगे तो माइनस प्लस 1/√2। फिर आप ये n की वैल्यू जो है m में रखेंगे तो वो 0 है, फिर n में रखेंगे तो प्लस माइनस 1/√2। अब आप निकालेंगे एंगल, तो एंगल भी गड़बड़ आ रहा होगा, पक्की बात है, एंगल भी गड़बड़ आ रहा होगा। फॉर्मूला हम ये लगा रहे हैं, जो ऊपर वाले साइन लेंगे तो उससे L1 M1 और N1 आ जाएगा। तो L1 है 0, L2 क्या है माइनस 1/√2। ठीक है, उसके बाद देखें आप M1 -1/√2, M2 है 0, आंसर तो वही आएगा, प्लस 1/√2, प्लस 1/√2। तो ये हाफ ही आ रहा है, आंसर वही है लेकिन बीच में स्टेप्स गड़बड़ा गए थे भाई। आंसर तो वही है, आंसर तो वही आ रहा है भाई।
5/2 तो नहीं आ रहा है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। यहाँ पे मैंने आपको बताया हमारे पास यहाँ पर दो लाइंस थी, एक लाइन एक पोजीशन में थी और उसका थोड़ा सा आपने पोजीशन चेंज किया, तो एलएमएन फर्स्ट पोजीशन और ओरिजिनल पोजीशन इनिशियल पोजीशन पे लाइन के जो डायरेक्शन कोसाइंस है वो एल एम और एन है। आपने पोजीशन को चेंज कर दिया तो डायरेक्शन कोसाइंस में थोड़ा सा चेंज आया, वो थोड़ा सा क्या है, डेल्टा एल डेल्टा एम और डेल्टा एन, ये बहुत छुटकू सा चेंज है। अब इस क्वेश्चन को स्टार्ट कैसे करेंगे, इस क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे यहां से। भाई ये भी तो डायरेक्शन कोसाइंस है और डायरेक्शन कोसाइंस के स्क्वायर का सम हमेशा 1 होता है, तो इसके स्क्वायर का सम 1 होगा और यही ऊपर वाले केस में भी है, इनके स्क्वायर का सम भी 1 ही होगा। तो यहां तो कोई लफड़ा नहीं है, यहां तो कोई दिक्कत नहीं है, यहां आपको एक्सपेंड करना पड़ेगा। a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, एक्सपेंड कर दो भाई इसको, ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। सिमिलरली a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, उसके बाद a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab एंड दिस इज इक्वल टू 1। अब आप देखें यहां पर एल स्क्वायर एम स्क्वायर और एन स्क्वायर इनका सम 1 होता है, तो ये गया। हमारे पास बचा है यहां पर डेल्टा एल का होल स्क्वायर, डेल्टा एम का होल स्क्वायर, डेल्टा एन का होल स्क्वायर, और इस पार्ट को उधर ले जाए ट्वाइस वाले पार्ट को, तो ट्वाइस कॉमन आ जाएगा, एल डेल्टा एल, एम डेल्टा एम और एन डेल्टा एन। ये हमें यहां से रिजल्ट मिला। अब हमें निकालना है दोनों लाइंस, दोनों लाइंस, हालांकि लाइन तो एक ही है, लाइन एक ही है, हालांकि लाइन तो एक ही है, लेकिन उसकी अलग अलग दो पोजीशन है, तो उन दो पोजीशन में मुझे एंगल चाहिए। तो आप इसको ऐसे भी कंसीडर कर सकते हो कि ये दो अलग अलग लाइंस हैं। इन दोनों लाइन के बीच में एंगल निकालने के लिए क्या करेंगे, L1 L2 M1 M2 N1 N2 मल्टीप्लाई कर दो, तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा। तो सुनना ध्यान से, अब क्या होगा, ये L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2, ये आपका कॉस थीटा है। ब्रैकेट्स को ओपन कर दें भाई, एल स्क्वायर प्लस एल डेल्टा एल, एम स्क्वायर प्लस एम डेल्टा एम, एन स्क्वायर प्लस एन डेल्टा एन। यहां पर वापस से एन स्क्वायर एम स्क्वायर एल स्क्वायर, तीनों का सम जो होगा 1 हो जाएगा, तो ये तो हो गया 1। और जो बचा एल डेल्टा एल एम डेल्टा एन एन डेल्टा एन, इसकी वैल्यू हमारे पास है, इस 2 को इधर ले जाओ तो माइनस हाफ ऑफ दिस, तो दिस इज माइनस हाफ डेल्टा एल का स्क्वायर प्लस डेल्टा एम का स्क्वायर डेल्टा एन का स्क्वायर। ये इस पार्ट की वैल्यू, किस पार्ट की वैल्यू, जो ब्लू में टिक कर रहा हूं मैं, इसका इसका और इसका, इन तीनों का सम ये रहा, इस माइनस हाफ को इधर ले जाएंगे तो ये सम आ गया, इक्वल्स कॉस थीटा। तो कॉस थीटा ले जाएं उधर और ये पार्ट इधर ले आओ आप, तो हाफ डेल्टा एल का स्क्वायर प्लस डेल्टा एम का स्क्वायर प्लस डेल्टा एन का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा। 1 माइनस कॉस थीटा होता है 2 साइन स्क्वायर। अच्छा, इनके बीच में जो एंगल है वो भी आपको दे रखा है, थीटा नहीं है, डेल्टा थीटा है वो ना, डेल्टा थीटा है, बहुत छुटकू सा एंगल है, तो ये डेल्टा थीटा है, 2 साइन स्क्वायर डेल्टा थीटा बाई 2। ठीक है, अच्छा इस 2 को भी आप चाहो तो उधर ले जाओ, तो डेल्टा एल का स्क्वायर प्लस डेल्टा एम का स्क्वायर प्लस डेल्टा एन का स्क्वायर, ये हो गया 4 टाइम्स साइन डेल्टा थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर एक स्टेप आता है, वो ये, क्योंकि डेल्टा थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल,
ये जो एंगल है बहुत छुटकू सा एंगल है, बहुत स्मॉल एंगल है, तो साइन डेल्टा थीटा बाई टू जो होगा अप्रोक्सीमेटली बराबर हो जाएगा डेल्टा थीटा बाई टू के। जब एंगल बहुत छोटा होता है तो साइन थीटा की वैल्यू थीटा ही होती है। ये आपने कई बार यूज किया होगा, शायद फिजिक्स में भी यूज किया होगा। व्हेन एंगल इज सो स्मॉल, अगर एंगल बहुत ही छोटा है तो एंगल साइन ऑफ दैट एंगल इज इक्वल्स टू दैट एंगल ओनली, वो एंगल की ही बराबर होती है। ठीक है, तो साइन थीटा बाई टू एक्चुअल में ये हो जाएगा डेल्टा थीटा बाई टू के बराबर, और उसका स्क्वायर है। तो स्क्वायर से आप देखें, ये 2 के स्क्वायर से 4 चला गया, तो हमारे पास क्या बचा, डेल्टा थीटा का स्क्वायर। तो यही है फाइनल आंसर। दैट मीन्स डेल्टा थीटा का स्क्वायर इक्वल्स डेल्टा एल का स्क्वायर प्लस डेल्टा एम का स्क्वायर प्लस डेल्टा एन का स्क्वायर। दिस इज द फाइनल आंसर। यही उत्कर्ष ने तो पूरा भर डाला भाई, जो चैट सेक्शन है पूरा भर डाला, टपाक 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 टपाक, बार 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 भेज जा रहा है, भेज जा रहा है, भेज जा रहा है, भेज जा रहा है। कॉस डेल्टा थीटा, उन दोनों लाइंस, कौन सी लाइन, एक लाइन अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे थी, ये हमने उसकी पोजीशन चेंज की है, तो ये उसकी पोजीशन में उसके डायरेक्शन कोसाइंस है। इन दोनों के बीच में एंगल आपसे पूछा था, और एंगल भी दे रखा है वो कि डेल्टा थीटा, स्मॉल एंगल है डेल्टा थीटा। तो हमने क्या करा, कॉस थीटा वाला फॉर्मूला यूज किया जो भी पिछले 2 क्वेश्चन में हमने यूज किया था। कॉस थीटा बराबर L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2। तो ये है आपका L1 M1 और N1, ये है L2 M2 और N2। तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा प्लस ये इससे प्लस ये इससे, दैट विल बी इक्वल टू कॉस डेल्टा थीटा, क्योंकि एंगल दे रखा है डेल्टा थीटा है। हमने ब्रैकेट को ओपन किया तो एल स्क्वायर एम स्क्वायर और एन स्क्वायर का सम तो 1 होता है, तो ये 1 हो गया। और ये वाला जो पार्ट था एल डेल्टा एल, एम डेल्टा एम और एन डेल्टा एन, ये यहां से निकल के आ गया, इसकी वैल्यू है -12 ऑफ दिस। तो इस पार्ट की वैल्यू -12 ऑफ दिस, इस पार्ट की वैल्यू 1। इसके बाद तो हमने शिफ्टिंग की है, इसको इधर लिया है, कॉस डेल्टा थीटा को उधर ले गए, 1 माइनस कॉस 2 थीटा होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा, एंगल हाफ हो जाता है। ठीक है, इस 2 को भी ले गए उधर, तो ये 4 टाइम्स हो गया। अब साइन डेल्टा थीटा बाई 2, जब एंगल बहुत ही छोटा है, जब एंगल बहुत ही छोटा है तो साइन थीटा की वैल्यू जो होती है थीटा ही होती है। तो साइन डेल्टा थीटा बाई 2 की वैल्यू डेल्टा थीटा बाई 2 हो जाएगी, लेकिन उसका स्क्वायर रहेगा, तो यहाँ पर नीचे 2 का भी स्क्वायर होगा, स्क्वायर से ये 2 के स्क्वायर 4 से 4 गया, तो डेल्टा थीटा का स्क्वायर, डेल्टा थीटा का स्क्वायर इक्वल्स डेल्टा एल का स्क्वायर डेल्टा एम का स्क्वायर डेल्टा एन का स्क्वायर। ये आपका आंसर, राइट। ऑल राइट, तो बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है हमारे पास यूनिट क्यूब। बहुत ही अच्छा टॉपिक और इंटरेस्टिंग टॉपिक है, वो इसलिए क्योंकि यहां पर हम पुरानी चीजों को भी रिवाइज करेंगे, है ना। और कोऑर्डिनेट डेल्टा कॉमन नहीं ले सकते भाई, वही है आंसर, डेल्टा कॉमन नहीं ले सकता, उसमें डेल्टा कॉमन लेके कैंसिल कर दिया, ऐसा नहीं हो सकता। देखिए आप, यूनिट क्यूब क्या होता है, यूनिट क्यूब क्या होता है भाई, कौन बताएगा, व्हाट इज यूनिट क्यूब। आइए ड्रॉ करते हैं। क्यूब का मतलब हो गया सारी एजेस बराबर हो जाएगी, है ना, ये तो आप समझते ही हैं। ऑल राइट, जब तक आप जवाब दे रहे हैं तो ड्रॉ किया, हल्का सा डिफरेंस। तो थोड़ा सा राइट, ठीक है। धक्का मुक्की ना करें, धैर्य बनाए रखें।
सबको देखने को मिलेगा, धक्का मुक्की नहीं करेगा भाई, कुछ अच्छा बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। ऑल राइट, तो ऐसा कुछ, ये आपकी एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये आपकी जेड एक्सिस, ये आपका ओरिजिन। तो ये भाई यूनिट क्यूब, ठीक है, ये आपका यूनिट क्यूब है। यूनिट क्यूब का मतलब होता है ऐसा क्यूब, क्यूब में सारी साइड्स, सारी एजेस की लेंथ बराबर होती है, बराबर ना हो तो क्यूबॉइड बोलते हैं उसको। क्यूब का मतलब बराबर हो गया। लास्ट स्टेप में 1 माइनस कॉस 2 थीटा कैसे आया बेटा, आया नहीं, फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। 1 माइनस कॉस थीटा बना, मैंने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, संगम। तो यहां पर जो साइड की लेंथ है, चाहे वाई में देखें एक्स में देखें, आपको हो सकता है डाउट हो कि सर जेड में तो इतना छोटा है, एक्स में इतना बड़ा है, तो ठीक है, बिल्कुल इतना इमोशनल भी नहीं होना है ना। ऐसा नहीं कि मैंने परफेक्ट यूनिट क्यूब बनाया है, मैंने आपको समझाने के लिए बना दिया। तो ये आपका साइड की लेंथ 1 है, ये 1 है, ये 1 है, ये 1 है। तो यहां पर देखिए, मैं यहां पर पॉइंट्स मार्क कर रहा हूं, आपको मुझे उन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स बताने, 1 बाय 1 पूछूंगा मैं। और फटाफट से डायग्राम अपनी कॉपी में बना लें और सारे पॉइंट्स मार्क करें जो यहां पर मैं लिख रहा हूं। देखिए, ये ए हो गया, बी, सी, टी, उसके बाद ये ई, एफ, और ये, मुझे इन सारे पॉइंट्स के सबसे पहले कोऑर्डिनेट्स चाहिए। पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, बी के क्या होंगे, सी के क्या होंगे, डी के, ई के, एफ के और जी के। इन सभी के कोऑर्डिनेट्स आप मुझे बताइए। आपको पता है, क्या पता है सर, आपको पता है कि एक यूनिट क्यूब है, तो सभी साइड्स की जो लेंथ है वो 1 है भाई, 1। तो इन सभी पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, जल्दी से बताओ भाई, जल्दी से जल्दी से जल्दी से, फटाफट से भर डालो कमेंट सेक्शन को। पता लगना चाहिए पूरी दुनिया को कि हाँ, यूनिट क्यूब में कोऑर्डिनेट्स निकालना आप सभी को आता है। राम धाम दर, ए बराबर x 0 0। बेटा x कहां से आ गया, x कहां से आ गया, यहां पर x नहीं है, आपको लेंथ गिवन है, यूनिट क्यूब है भाई, यूनिट क्यूब। नवनीत ने बोला a 0 0, बेटा a क्या है इसमें, a क्या है इसमें, सोचो जरा, a क्या है। हर्ष ने बोला a 1 0 0, एब्सोल्युटली राइट, बिल्कुल सही, सही जवाब। जो लोग ए की फॉर्म में, एक्स की फॉर्म में आंसर दे रहे हैं, बेटा यहां पर साइड की लेंथ दे रखी है, देखो ना ध्यान से दीक्षा। ये वाला पॉइंट सबसे पहले, ये लेंथ 1 है और ये एक्स एक्सिस पे आपको बताया था, एक्स एक्सिस पे वाई कोऑर्डिनेट, जेड कोऑर्डिनेट 0 होता है, तो 1 0 0। ये वाला पॉइंट वाई एक्सिस पर है, वाई एक्सिस पर एक्स और जेड 0 होते हैं, तो 0 1 0। ये वाला पॉइंट एक्स जेड एक्सिस पर है, यहां पर एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट 0 होते हैं, तो 0 0 1। अच्छा,
अब आप मुझे पॉइंट बी बताएं, तो पॉइंट बी जो है वो एक्स वाई प्लेन पर है। एक्स वाई प्लेन पर अगर पॉइंट बी है तो एक्स वाई प्लेन पर जेड कोऑर्डिनेट 0 होता था। दिस इज 1 1 0। अरे सभी की इक्वेशन बताई थी मैंने आपको। डी जो है वो वाई जेड प्लेन पे, वाई जेड प्लेन पे एक्स 0 है, 0 1 1। और ई जो है वो एक्स जेड प्लेन पे, एक्स जेड प्लेन पे वाई 0 होता है, 1 0 1। और ये आपका 0 0 0। अब पॉइंट ई क्या होगा? पॉइंट ई, पॉइंट ई के कोऑर्डिनेट्स, तो पॉइंट ई जो है वो स्पेस में है, इसके तीनों कोऑर्डिनेट्स होंगे, कोई भी 0 नहीं होगा, तो ये 1 1 1। पॉइंट ई होगा 1 1 1। ठीक है, ये आपका यूनिट क्यूब जो है कंप्लीट हो गया। तो इन सबके कोऑर्डिनेट्स 1 0 0, पॉइंट बी 1 1 0, पॉइंट सी 0 1 0, पॉइंट डी 0 1 1, पॉइंट ई 1 1 1, पॉइंट एफ 1 0 1 और पॉइंट जी 0 0 1। ये है पूरा। देखिए अब हम क्यूब की जब बात कर रहे हैं तो आप जिस रूम में अभी बैठे हैं वो क्यूब ही है एक तरीके से। जिस रूम में आप बैठे हैं वो क्यूब ही है। अब किसी भी क्यूब में, किसी भी क्यूब में, क्यूब में, किसी भी क्यूब में दो तरीके के डायगोनल्स होते हैं, है ना। डायगोनल्स की बात हो रही है, अगला जो हमारा टॉपिक है वो डायगोनल्स ही है। तो मैं आपको बता दूं, किसी भी क्यूब में दो तरीके के डायगोनल्स होते हैं। जैसे अगर आपके पास एक रोप है, रस्सी है ना, रस्सी है, और अगर आपको इस रूम में वो रस्सी बांधनी है तो, और कॉर्नर से ही कनेक्ट करना है, तो कैसे? तो आप कैसे कर सकते हैं कि जहां पे मैं खड़ा हूं तो वो वाला जो कॉर्नर है ऊपर वाला, उस कॉर्नर से ऐसे रस्सी बांध सकता हूं इस वाले कॉर्नर पे, है ना। उस वाले कॉर्नर से इस वाले कॉर्नर पे हम रस्सी बांध सकते हैं। तो ये जो अंदर बॉडी के अंदर, इस पूरे क्यूब के अंदर जो ये डायगोनल बना, इसको बोलते हैं बॉडी डायगोनल। क्या बोलते हैं इसको? बॉडी डायगोनल। ठीक है, उस वाले कॉर्नर से उधर कर सकता हूं, इस वाले कॉर्नर से उधर कर सकता हूं, इस वाले कॉर्नर से नीचे जा सकता हूं। ठीक है, तो मेरे पास देयर आर 4 बॉडी डायगोनल्स। 4 बॉडी डायगोनल्स हैं आपके पास इस क्यूब के अंदर। इस क्यूब के अंदर 4 बॉडी डायगोनल्स हैं। अच्छा, तो उनमें से किसी भी दो के बीच में मुझे एंगल चाहिए, उनमें से किसी भी दो के बीच में मुझे एंगल चाहिए। तो बॉडी डायगोनल कौन कौन से हैं, पहले तो वो देखें हम। बॉडी डायगोनल्स कौन कौन से हैं? तो आइए मिलकर यहां पर एक सुंदर सा एक चित्र बनाया जाए। चित्र है, एक टेबल ड्रॉ करते हैं। आइए, देखिए चीजें बहुत आराम से चल रही है, अभी तुरंत स्पीड पकड़ेगी, आपको पता भी नहीं चलेगा पलक झपकते ही। हमें डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन रेशियोज को अच्छे से समझना है, इसलिए मैं ये इतना जो है कर रहा हूं। एक बार उससे पार हो गए तो समझ लेना कि भैया गंगा नहा ली है। तो हमारे पास 4 बॉडी डायगोनल। अगर मैं यहां पर इस डायग्राम से बात करता हूं तो आप देखें, जब ये O कनेक्ट होगा E से, O E से कनेक्ट होगा तो OE, एक है OE, एक है आपके पास OE, और कौन सा है? और बताइए कौन कौन से हैं इसमें? हाँ, तो किसने बोला? ये अमीशा ने बोल दिया कि सर एक CF है, बिल्कुल सही है, एक BG है, ये भी सही है, और एक DA है। ठीक है, CF GB और AD, बिल्कुल सही। CF है, एक BG है और एक AD है। तो वी हैव 4 बॉडी डायगोनल्स। ठीक है, नाम तो हमने ढूंढ लिया भाई। नाम हमने ढूंढ लिए। अब दूसरा टास्क क्या है? उनके डायरेक्शन रेशियोज बता दो भाई।
और तीसरा फिर रहेगा उनके डायरेक्शन कोसाइन। इन सभी के 1 बाय 1, क्योंकि अब आपको एंड पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स पता है, तो इन सभी के 1 बाय 1 डायरेक्शन रेशियो बता दो फटाफट, लिख डालो भाई, लिख डालो। सभी के डायरेक्शन रेशियोज चाहिए मुझे और डायरेक्शन कोसाइन चाहिए उसके बाद। तो आइए डायरेक्शन रेशियो निकालने के लिए क्या करते हैं, ओ को ई में से या ई में से ओ को माइनस करेंगे। माइनस कर दो भाई, देखो आप ई में से अगर ओ को माइनस करता हूं 1 - 0 1 - 0 1 - 0, ये आ गए भाई 1, 1, 1 1, 1, 1। सी एफ में देखो, सी और एफ, ये रहा सी और ये रहा एफ, किसी में से किसी को भी कर दो कोई दिक्कत नहीं है। एफ में से सी को किया तो 1 - 0 1 0 - 1 -1 1 - 0, तो 1 -1 और 1। ऐसे ही बी जी, बी में से जी को माइनस कर दो, बी में से जी को माइनस करें 1 - 0 1 - 0 0 - 1 1 1 - 1 1 1 - 1। और लास्ट में ए और डी, ए में से डी को माइनस करेंगे 1 - 1 -1 1 -1 -1। ये सभी के डायरेक्शन रेशियोज आ गए। इनसे डायरेक्शन कोसाइंस कैसे निकालेंगे, सभी के स्क्वायर का सम आप देख लो, √3 है, उसका रूट ले लेंगे। तो भाई आपके पास एबीसी आ गए, एबीसी से एलएमएन कैसे निकालते थे, उन सभी के स्क्वायर का सम करके रूट लेते हैं और उससे डिवाइड करके प्लस माइनस लगा देते हैं। इन सभी में आप देखें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, सारे ही केसेस में √3 आ रहा है, तो √3 से डिवाइड करके प्लस माइनस चिपका दो, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस 1/√3 प्लस माइनस 1/√3 प्लस माइनस 1/√3। यहां पर भी ऐसे ही प्लस माइनस 1/√3 माइनस प्लस 1/√3 प्लस माइनस 1/√3। यहां देखें प्लस माइनस 1/√3 प्लस माइनस 1/√3 माइनस प्लस 1/√3। यहां देखें प्लस माइनस 1/√3 माइनस प्लस 1/√3 माइनस प्लस 1/√3। ये इन सभी के डायरेक्शन कोसाइंस आ गए। अब इन सभी के डायरेक्शन कोसाइंस आप कोई भी दो चुन लें, में किसी के भी दो के ऊपर उंगली रख दें, आप जिसके ऊपर आपने उंगली रख दी वो डायगोनल आपका। लिमिटेड ऑफर है भाई, लिमिटेड टाइम के लिए, फटाफट से बता दो। इनमें से किसी भी दो के ऊपर उंगली रख दो आप, ठीक है कोई बात नहीं, देख लेंगे, ले जाओ घर पे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। कोई भी दो ले लें आप, मैंने ओ ई और सी एफ जो पहले थे मैंने वही चुने, चुन लिया भाई, मैंने चुन लिया। मेरे पास ओ ई के डी सीज हैं, प्लस वाले ले लो, प्लस साइन लेने पर 1/√3 1/√3 1/√3। मेरे पास सी एफ के डी सीज हैं, ऊपर वाला साइन ले लो भाई, ऊपर वाला साइन ले लें, 1/√3 माइनस 1/√3 1/√3, है ना, ठीक है ना, ठीक है ना, ठीक है ना। तो इनके बीच में एंगल निकालना है आपको, मान लो एंगल कॉस थीटा है, तो 1/3 माइनस 1/3 1/3 कॉस थीटा इक्वल्स 1/3, थीटा इक्वल्स कॉस इनवर्स 1/3। ठीक है, तो किसी भी दो बॉडी डायगोनल जो भी आप बनाएंगे, यहां से उधर से इधर बनाया, जो आपने दो रस्सी भी मान लो अगर कमरे में टाइट एकदम, है ना, और उन दोनों के बीच में अगर आप एंगल देखेंगे तो वो यही आएगा। आपके एग्जाम हो जाए उसके बाद ये एक्सपेरिमेंट आप करके देख सकते हैं, ठीक है। अगला टॉपिक, एंगल बिटवीन वन डायगोनल एंड वन एज, एक बॉडी डायगोनल और एक एज के बीच में। चुन लो भाई, यहां पर भी मैंने चुन लिया, बॉडी डायगोनल तो हमारे पास है ही, ये इसके 1 1 और 1 है। अब एज, कोई भी एक एज आप चुन लें, वापस डायग्राम पे चलते हैं। एज कौन सी है भाई, यहां पर देखो आप, BC एक एज है, CD है, तो ये जो साइड्स हैं इसकी यही बोलते हैं, इसी को बोलते हैं एज। तो मान लो मैंने BC को ले लिया, मैंने चुना BC को, आप लोग चुन नहीं रहे हो तो मैंने चुन लिया भाई।
पीसी को मैंने चुना, पीसी के पहले डायरेक्शन रेशियोज निकालेंगे, पी और सी को आपस में माइनस कर दो। देखो पी में से सी को माइनस करेंगे, 1 माइनस 0, 1 माइनस 1, 0 माइनस 0, तो ये हो गया 1 0 0। ये क्या आ रहा है? ये आ रहा है भाई 1 0 0। इसके डायरेक्शन कोसाइंस क्या हो जाएंगे? यही हो जाएंगे वो भी, क्योंकि इन तीनों के स्क्वायर का सम 1 ही आ रहा है। तो ये BC के डायरेक्शन कोसाइंस, एक एज के डायरेक्शन कोसाइंस ये है, एक डायगोनल के डायरेक्शन कोसाइंस ये है। इन दोनों में कॉस थीटा, वापस या फाई ले लो, दोनों के बीच का एंगल निकालना है, मल्टीप्लाई करें। अच्छा इसके डायरेक्शन गलत लिख दिए मैंने, के डायरेक्शन कोसाइंस 1/√3 1/√3 1/√3 है ना। तो भाई फॉर्मूला अप्लाई कर दिया जाए, 1/√3 प्लस 0 प्लस 0, cos फाई इक्वल्स 1/√3, फाई इक्वल्स cos इनवर्स 1/√3। तो एक एज और एक डायगोनल के बीच का एंगल जो है वो cos इनवर्स 1/√3 है। तो डायगोनल्स के बीच का एंगल है cos इनवर्स 1/3। ठीक है, ये इसका आंसर। तो हमने एक डायगोनल चुना, मैंने चुन लिया। ठीक है, ये इसका आंसर। अगला देखें, इंटरसेक्ट नहीं करते हैं बेटा, आगे जाकर करेंगे। अगर आप वो लाइन, अगर वो डायगोनल आप आगे जाके ड्रॉ करें या उसको शिफ्ट कर दें, है ना, इंटरसेक्ट की जरूरत नहीं है, उसको अगर आप शिफ्ट कर दें तो क्या एंगल बनेगा, वो बात हो रही है। 30 डिग्री नहीं है, cos इनवर्स √3 है। एज और डायगोनल इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं तो उसको, cos का फॉर्मूला बेटा कल बताया था, संगम कहां थे तुम कल? dr से भी निकाल सकते हैं, बिल्कुल अर्पित। डीसी से थोड़ा, डीसीज निकालने थोड़ा सा इजी होता है, बाकी आप dr से फॉर्मूला बताया मैंने आप लोगों को सबको। डीसी का फॉर्मूला क्या होता है, dr का फॉर्मूला क्या होता है, एंगल निकालने का, दोनों फॉर्मूले मैंने आपको लास्ट क्लास में बताए थे, अगर आपको याद हो। देखें आप, इसके बाद ये वाला टॉपिक भी है लेकिन इसको हम स्किप कर रहे हैं। ये आपके, वैसे तो वो दोनों भी आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन हम डिस्कस कर रहे हैं इसलिए कि आप डायरेक्शन कोसाइंस और डायरेक्शन रेशियो से बहुत फेमिलियर हो जाए, इसलिए मैंने आपको बताया। ठीक है, तो ये वाला आप लोग सोल्व कर लेना, है ना, या मैं आपको हिंट दे दूं इसका। ठीक है, हिंट दे देता हूं मैं आपको, उसका हिंट क्या है भाई। देखिए आपके पास 4 डायगोनल थे, कौन कौन से? बॉडी डायगोनल जो थे वो 4 थे, सुनना आप ध्यान से, OE CF BG और AD, OE CF BG और AD, इन सब के डायरेक्शन कोसाइंस, जो पहले पहले साइन, हमारे पास 2 साइन है, हम पहले पहले साइन ले लेते हैं ना, प्लस प्लस वाले जो है, प्लस 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 माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, नहीं प्लस प्लस माइनस। देखो आप, ये है 1/√3 1/√3 1/√3, दूसरा था 1/√3 माइनस 1/√3 √3, तीसरा है 1/√3 1/√3 माइनस 1/√3, चौथा क्या है, ये होगा माइनस 1/√3 √3 1/√3, फोर्थ ये होगा। मैच कर लें एक बार, ठीक है, नहीं प्लस माइनस माइनस है भाई, ये है, ये आपके पास 4 डायगोनल्स हैं। एज कैसे निकालें? अरे भाई एज डायग्राम में देखो ना, जितनी भी साइड्स हैं इसकी वो सारी एज है। ये जो साइड है ये भी एक एज है, ये जो साइड है ये भी एक एज है,
ये DE ये भी एक एज है, ये भी एक एज है, ये भी आपकी एज ही है, ये OA ये भी एज है, सब एज है इसकी, कोई भी ले लो एक, कोई भी ले लो आप एक, डजेंट मैटर कि वो डायगोनल उससे इंटरसेक्ट करेगा नहीं करेगा, एंगल आप फिर भी निकाल लेंगे उसका, कोई दिक्कत नहीं है। फॉर्मूला शीट आपको साथ में दी जा रही है, जो शॉर्ट नोट्स है उसी में फॉर्मूला शीट है, वही फॉर्मूला शीट है भाई वही है फॉर्मूला शीट। तो यहां पर आपको इसमें बोला क्या जा रहा है, मैं आपको हिंट दे देता हूं। यहां पर एक बोला जा रहा है कि एनी लाइन इन स्पेस, एक कोई लाइन है, कौन सी लाइन है, वो कोई लाइन है, लाइन L, लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस मैंने मान लिए L, M और N, ठीक है। ये कोई लाइन है, ये लाइन इन तीनों डायगोनल से अल्फा बीटा गामा और डेल्टा एंगल बना रही है। मतलब ये आपका रूम है, यहां पर सारे डायगोनल्स बने हुए चारों, और हमने एक बीच में एक लाइन रख दी। अब ये जो लाइन है इस वाले एंगल से कुछ एंगल बनाएगी, उससे कुछ बनाएगी, इससे कुछ बनाएगी, चारों एंगल से ये लाइन कुछ ना कुछ एंगल बना रही है। विजुलाइज करना थोड़ा सा मुश्किल है ना, तो हम मैथमेटिकली जा रहे हैं। तो पूछा यहां पर ये है प्रूफ करना, क्या बोला है, टू प्रूफ, क्या प्रूफ करने को बोला जा रहा है, वो आपको प्रूफ करने को कह रहा है कि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा प्लस कॉस स्क्वायर डेल्टा, ये 4/3 आएगा। ये आपको प्रूफ करने को बोला है। अगर लाइन और पहले डायगोनल के बीच में एंगल अल्फा है तो ये कॉस अल्फा में कैसे निकालूंगा, इन दोनों के बीच में कॉस थीटा वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दो, L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2, ये इससे कॉस अल्फा आएगा, उसका स्क्वायर यहां पे रखना है। अगला देखें, इस लाइन और इस CF के बीच का एंगल ये बीटा है, तो कॉस बीटा कैसे निकालूंगा, L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2, वो कॉस बीटा आएगा, वो वैल्यू यहां रख दो। फिर यही लाइन और ये तीसरा ये गामा है, तो कॉस गामा L1 L2 M1 M2 N1 N2, वो यहां रख दो। और ऐसे ही LMN और लास्ट वाले के बीच में एंगल है डेल्टा, वो वैल्यू आप यहां रखेंगे तो L1 L2 L/√3 माइनस M/√3 माइनस N/√3, ये कॉस डेल्टा आ जाएगा। तीनों का स्क्वायर करके सम करके आप ऐड कर देंगे तो सब कुछ कट पिट के 4/3 बचेगा भाई आपके पास। कर लेंगे आप लोग ये वाला, भाई कॉस अल्फा निकालना है, कॉस बीटा, कॉस गामा, कॉस डेल्टा, और ये वैल्यू यहां पर पुट करनी है, स्क्वायर करके ऐड करना है, काम खत्म। ठीक है, राइट। चले अब हमारे पास यहां पर आ गई है स्ट्रेट लाइन, 3D में स्ट्रेट लाइन। अभी हम सिर्फ जनरल बात कर रहे थे 3D की, डायरेक्शन कोसाइंस क्या होता है, डायरेक्शन रेशियो क्या होता है, ये सब बातचीत अभी चल रही थी। दो लाइन के बीच में एंगल कैसे निकालते हैं, यानी ये सारी बातचीत थी। अब हम आ गए स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन में हमेशा आपके पास दो फॉर्म चलेगी, एक वेक्टर फॉर्म और एक कार्टेशियन फॉर्म। तो ये पूरा चैप्टर हमेशा दो पार्ट में, हमेशा दो बार में खेलेंगे आप। मैं आपको दोनों का कन्वर्जन बता दूंगा कि अगर कार्टेशियन फॉर्म है तो वेक्टर में कैसे कन्वर्ट करना है, वेक्टर फॉर्म है तो कार्टेशियन में कैसे कन्वर्ट करना है। ठीक है, ये दोनों में आपको बता दूंगा, तो कन्वर्ट आप कर पाएंगे, जिसमें आप कंफर्टेबल है आप उसमें जा सकते हैं। ठीक है, सबसे पहला यहां पर जैसे आपको याद हो 2D में जो हमने स्ट्रेट लाइन पढ़ा था, आपने पढ़ा होगा 2D में, तो वहां पर कितनी सारी फॉर्म्स थी, 1 पॉइंट फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म, 2 पॉइंट फॉर्म, पैरामेट्रिक फॉर्म, बहुत सारी फॉर्म्स थी, 5-6 फॉर्म्स थी स्ट्रेट लाइन की। वैसे यहां पर भी जब हम 3D में बात करते हैं तो स्ट्रेट लाइन की भी कुछ फॉर्म्स हैं, वो फॉर्म्स आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, देखें आप, सबसे पहले है 1 पॉइंट फॉर्म या कार्टेशियन फॉर्म। इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू ए पॉइंट P हैविंग डायरेक्शन रेशियोज, है ना। अब यहां पर कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूले आएंगे, कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूले आएंगे, वो आपको याद रखने हैं भाई, वो आपको याद रखना है। ये जो स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं आपको याद रखना है। कैसे, देखिए आप, ये है कार्टेशियन फॉर्म। कार्टेशियन फॉर्म का मतलब क्या होता है, वो फॉर्म जो x, y और z की फॉर्म में है, वो फॉर्म है कार्टेशियन फॉर्म। दूसरी आएगी वेक्टर फॉर्म, जिसमें आपको अपने आप वेक्टर नजर आ जाएगा, वो वेक्टर फॉर्म। फॉर्म क्या कह रही है, फॉर्म ये कह रही है कि अगर आपके पास एक लाइन है, ये आपके पास एक लाइन है ना, इनफाइनाइट लेंथ है, इस लाइन पे आपका एक पॉइंट है,
और इस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज आपको पता है, ABC। दो चीजें आपको पता है। दो चीजें क्या पता है? लाइन के ऊपर एक पॉइंट आपको पता है और लाइन के डायरेक्शन रेशियोज आपको पता है। तो इक्वेशन क्या होगी भाई? कैसे लिखते हैं स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन 3D में? सुनिए ध्यान से। ऐसे लिखते हैं भाई, एक्स वाई जेड, ये तो इक्वेशन में आएगा इसी। इसमें माइनस करना है आपको उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स, x माइनस x1, y माइनस y1, z माइनस z1। तो ऊपर तो x y z में से वो जो पॉइंट आपको दे रखा है उसके कोऑर्डिनेट्स आपको माइनस करने हैं, और उसके डिवाइड में क्या आएगा? उसके डिवाइड में उस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज जो कि है a, b और c। ये उस लाइन की इक्वेशन कंप्लीट। ये उस लाइन की इक्वेशन कंप्लीट। फॉर एग्जाम्पल, आपको पॉइंट दे रखा है -1, -2, -3, और आपके पास डी आर से उस लाइन के 1, -2, 1। तो उस लाइन की इक्वेशन क्या होगी? लिखने का तरीका क्या है? आप उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को एक्स वाई जेड में से माइनस करेंगे, तो x माइनस -1, y माइनस 2, z माइनस -3, और डिवाइड में क्या आएगा? डायरेक्शन रेशियोज 1, -2, 1। तो फाइनल इक्वेशन आ जाएगी x माइनस -1 x प्लस 1 बाय 1, y माइनस 2 बाय 2 और z प्लस 3 बाय 1, सॉरी -2। ये आपके पास उस लाइन की इक्वेशन आ गई कार्टेशियन फॉर्म में। क्या ये कहानी समझ आई सबको? इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है? एक पॉइंट चाहिए, डायरेक्शन रेशियो चाहिए, इक्वेशन आ जाएगी आपके पास लाइन की। ठीक है, अब इसी का उल्टा फॉर्म, एक और एग्जांपल लेते हैं। अगर आपको लाइन की इक्वेशन दी गई है, अगर आपको लाइन की इक्वेशन दी गई है तो उस लाइन की इक्वेशन से आप पॉइंट और डायरेक्शन रेशियो निकाल सकते हैं। देखो, दो केस बनते हैं कि आपको इंफॉर्मेशन दी जाए, इक्वेशन पूछी जाए। दूसरा केस कि इक्वेशन दे रखी है तो इंफॉर्मेशन भी तो आपको निकालना आना चाहिए उससे। तो ये देखिए लाइन की इक्वेशन है, लेकिन क्या ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म है? स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे पास क्या है? हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म ये है, x माइनस x1 बाई ए, y माइनस y1 बाई बी और z माइनस z1 बाई सी। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। इसमें आप देखें, क्या इसमें x के साथ में कोई कोफिशिएंट है? नहीं है। क्या इसमें y के साथ में कोई कोफिशिएंट है? नहीं है। क्या z के साथ में कोई कोफिशिएंट है? नहीं है। और डिवाइड में जो नंबर है वो आपके डायरेक्शन रेशियोज। तो ये आपके, अब y आएगा यहां पर। क्या ये अभी आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म इससे मैच कर रही है? नहीं है, इससे मैच नहीं कर रही है। तो मैच करने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको x का कोफिशिएंट 1 बनाना है, y का भी 1 बनाना है, z का तो ऑलरेडी 1 है और z के डिवाइड में कुछ नहीं है। तो यहां से क्या करूंगा? मैं 2 को कॉमन लूंगा तो ये बन जाएगा x माइनस हाफ। यहां से 3 को कॉमन लूंगा तो ये y प्लस 1/3 बन जाएगा, और z माइनस 1 के डिवाइड में कुछ नहीं तो 1 लिखेंगे। अब ये जो 2 है ये डिवाइड में जाएगा नीचे, यहां आपको कुछ नहीं चाहिए तो ये 4 के डिवाइड में आ जाएगा। ये 3 भी डिवाइड में जाएगा तो ये 7 के डिवाइड में आ गया, और z माइनस 1/1। देखिए यहां पर कैंसिल हुआ तो x माइनस हाफ बाई 2, y प्लस 1/3 बाई 7/3 और z माइनस 1/1। ये आपका उस लाइन की स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई। अगर आपसे अब पॉइंट पूछ लिया जाएगी, बताओ लाइन के ऊपर पॉइंट कौन सा है, तो वो आप यहां से बता सकते हैं। आपसे डायरेक्शन रेशियोज पूछ लिया जाए तो वो भी आप बता सकते हैं। सबसे पहले पॉइंट की बात करते हैं। पॉइंट क्या होगा? देखिए फॉर्मूले में बीच में माइनस है। स्टैंडर्ड फॉर्मूला जो है, स्टैंडर्ड इक्वेशन जो है, वो उसमें फॉर्मूले में बीच में माइनस होता है, तो वो आपको ध्यान रखना है। अगर ऑलरेडी बीच में माइनस लगा हुआ है, माइनस लगा था तो उस कोऑर्डिनेट को एज इट इज उठा लो, लेकिन अगर प्लस लग रहा है तो आपको उसको नेगेटिव में लेना पड़ेगा। माइनस लग रहा है तो एज इट इज उठा लो। तो ये तो वो पॉइंट आ गया, और डिवाइड में जो लिखे हैं वो डायरेक्शन
वो डायरेक्शन रेशियो है। ये ध्यान रखना, पॉइंट निकालते वक्त अगर माइनस लिखा है तो उसको पॉजिटिव लेंगे, लेकिन अगर प्लस लिखा है तो उसको नेगेटिव लेंगे। क्यों लेंगे? पिछले में देखो ना एग्जांपल में पॉइंट क्या था, माइनस माइनस थे, जब हमने इक्वेशन में रखा तो वहां पर वो प्लस बन गया, क्योंकि फॉर्मूले में माइनस होता है। तो जब भी प्लस होता है तो हम उसको क्या है, माइनस लेते हैं। तो अगर आपको पॉइंट दे रखा है, डायरेक्शन रेशियो दे रखे हैं, इसमें पुट कर दो भाई x1 y1 z1 की जगह पर तो पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पुट कर दो, abc की जगह पर डायरेक्शन रेशियो पुट कर दो, इक्वेशन आ जाएगी। ये इक्वेशन ऑफ ए लाइन इन 3D, इक्वेशन ऑफ लाइन इन स्पेस। और अगर आपको इक्वेशन दी जाए तो उसमें ध्यान रखना x का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए, y का भी 1 होना चाहिए, z का भी 1 होना चाहिए। 1 नहीं है तो पहले 1 बनाए, कॉमन लेकर इस तरीके से। जब आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म आ जाएगी तो उसको इससे कंपेयर कर लेंगे, तो ए बी सी डिवाइड में लिखना है वो ABC है, और एक्स वाई जेड में जो माइनस हो रहे हैं वो आपका पॉइंट है। अगर माइनस है तो एडिटिव लेना, लेकिन प्लस है तो उसको नेगेटिव लेना पड़ेगा आपको, ठीक है, उसको नेगेटिव लेना पड़ेगा। अब इसी का दूसरा रूप, इसी का दूसरा फॉर्म, और वो है वेक्टर फॉर्म। देखें आप, इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट एंड पैरेलल टू अ गिवन वेक्टर। यहां लैंग्वेज बदल जाती है। जब हम कार्टेशियन की बात करते हैं तो लैंग्वेज में क्या बोलेगा वो, जब हम कार्टेशियन फॉर्म की बात करते हैं, लैंग्वेज क्या थी, यहां लैंग्वेज कुछ और थी। इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट, एक लाइन एक पॉइंट से पास कर रही है और उस लाइन की डायरेक्शन रेशियो ये है साहब, तो बताइए उसकी इक्वेशन क्या होगी, तो आप ये यूज कर लेंगे। लेकिन जब हम बात कर रहे हैं वेक्टर की, तो यहां बोल रहा है इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट, यहां तक तो ठीक है, यहां तक सेम है, लेकिन बाद में उसने dr न देकर पैरेलल टू ए वेक्टर दे दिया, पैरेलल टू ए वेक्टर दे दिया। अंकुर मिनट, डीसीज नहीं है बेटा, dr है ये डीसीज नहीं है, ये dr है भाई, dr। तो इसका डायग्राम कैसे बनेगा, डायग्राम बनेगा ऐसे, एक लाइन है जो एक पॉइंट से पास कर रही है, उस पॉइंट, क्योंकि यहां पर सारी कहानी वेक्टर की है, यहां सारी कहानी वेक्टर में चलेगी, तो आपको इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर दे रखा है, और इस लाइन के पैरेलल एक वेक्टर दे रखा है, पैरेलल, जो कि है बी वेक्टर। दो चीज आपको पता होगी, लाइन के ऊपर एक पॉइंट का पोजीशन वेक्टर और लाइन के पैरेलल वेक्टर। अगर ये आपको पता है तो ये है आपकी लाइन, है ना, तो इस लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी भाई, फॉर्मूला सुनना ध्यान से, इस लाइन की इक्वेशन हो जाएगी आर वेक्टर इक्वल्स पॉइंट का पोजीशन वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स वो पैरेलल वेक्टर। अब ये कैसे आया सर फॉर्मूला, ये कैसे आया, ठीक है, तो आइए मैं आपको समझाता हूं। हमने मान लिया कि इस पॉइंट पर, इस लाइन पर एक रैंडम पॉइंट, अब रैंडम पॉइंट हम पहले कैसे मानते थे, रैंडम वेक्टर हम, रैंडम पॉइंट हम पहले कैसे मांगते थे, पहले हम मांगते थे x1 y1 ले लिया, अल्फा बीटा ले लिया, xy ले लिया, ऐसे ही करते थे। तो यहां पर भी मैंने एक रैंडम पॉइंट मान लिया xyz, ठीक है। तो देखिए ये पॉइंट है, एक पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भी एक पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहां से मैं AP वेक्टर बना सकता हूं, या PA वेक्टर मान लो, चलो, क्योंकि डायरेक्शन सेम रखनी है ना। PA वेक्टर मैंने बनाया, ये क्या होगा, A का पोजीशन वेक्टर माइनस P का पोजीशन वेक्टर। A का पोजीशन वेक्टर उसको हमने R वेक्टर बोल दिया है, और P का पोजीशन वेक्टर A वेक्टर दे रखा है। अब ये जो PA वेक्टर हमने बनाया, ये PA वेक्टर और B वेक्टर आपस में पैरेलल हैं। PA वेक्टर इज पैरेलल टू B वेक्टर, या R माइनस A वेक्टर इज पैरेलल। जब दो वेक्टर आपस में पैरेलल होते हैं, वेक्टर में आपको बताया था, जब दो वेक्टर आपस में पैरेलल होते हैं, एक दूसरे के मल्टीपल होते हैं, तो R वेक्टर माइनस A वेक्टर ये हो जाएगा लैम्डा टाइम्स B वेक्टर। A वेक्टर को उधर ले जाएंगे, आपके पास इक्वेशन आ गई, R वेक्टर इक्वल्स A वेक्टर प्लस लैम्डा B वेक्टर। यहां पर R वेक्टर क्या है, मैंने क्या लिखा है, R वेक्टर क्या लिखा है मैंने, A का पोजीशन वेक्टर, इस वेक्टर का, इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या होगा,
कोऑर्डिनेट के साथ में आई जे के चिपका दो भाई। तो आर वेक्टर ये होता है भाई। तो जो काम देखिए, जो काम यहां पर कार्टेशियन फॉर्म में जो काम एक्स वाई जेड करते हैं, एक्स वाई जेड किसका काम करते हैं? वेरिएबल का काम करते हैं। कार्टेशियन फॉर्म में अभी तक हमने सर्कल की इक्वेशन पढ़ी, अगर आपको याद हो, सर्कल की इक्वेशन हमने पढ़ी, पैराबोला की इक्वेशन हमने पढ़ी है, हमने स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन पढ़ी, उसमें एक्स वाई आता था हमेशा, एक्स वाई, स्ट्रेट लाइन वाई बराबर एम एक्स, सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स ए स्क्वायर। वहां पर एक्स और वाई क्या होते थे? वहां पर एक्स और वाई है वेरिएबल्स। कोई पॉइंट पुट करना है तो एक्स और वाई की जगह पर पुट करूंगा, मेरा आंसर जो भी है सेटिस्फाई हो रहा है चेक कर लूंगा मैं। तो एक्स और वाई वहां पर वेरिएबल हुआ करते थे। तो जो काम एक्स वाई वहां करते थे वही काम कार्टेशियन में एक्स वाई जेड यहां कर रहे हैं, और वही काम आर वेक्टर, वही काम आर वेक्टर जो है वेक्टर इक्वेशन में करता है। तो ये जो आर वेक्टर है कंफ्यूज नहीं होना है। दिस इज इक्विवेलेंट टू एक्स वाई इन पैराबोला, इन सर्कल, इन इलिप्स, इन हाइपरबोला। जो काम वहां पर एक्स वाई करते थे वेक्टर में, वो काम आर वेक्टर करता है। तो अगर आपको बोला जाए, अब इसका एग्जाम्पल लेते हैं। एक एग्जाम्पल ये है, देखें आप, फाइंड इक्वेशन ऑफ अ लाइन passing through a point whose position vector is I cap plus 2j cap plus 3k cap, उस पॉइंट का पोजिशन वेक्टर, एंड पैरेलल टू वेक्टर, सेम लैंग्वेज लिखी जाएगी क्वेश्चन में, सेम लैंग्वेज, माइनस आई कैप माइनस 2j कैप प्लस 4k कैप। देखिए लैंग्वेज पढ़ के ही समझ में आ गया, हमें लैंग्वेज पढ़ के ही समझ में आ गया। एक लाइन है जो किसी पॉइंट से पास कर रही है, उसका पोजीशन वेक्टर दे रखा है, ये रहा उसका पोजीशन वेक्टर। इसका मतलब ये जो दे रखा है ये क्या है? ये आपको ए वेक्टर दे दिया, एंड पैरेलल टू द वेक्टर, जिस वेक्टर के वो लाइन पैरेलल होगी ये क्या है? ये आपका बी वेक्टर है। हमारे पास ए वेक्टर है, हमारे पास बी वेक्टर है, हमारे पास फॉर्मूला है, यस हमारे पास फॉर्मूला है, आर वेक्टर इक्वल्स ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। आर की जगह पर आर ही रहेगा। अरे इक्वेशन में एक्स वाई की जगह पर तो एक्स वाई रहता है हमेशा, तो आर की जगह पर आर ही रहेगा। ए वेक्टर हो जाएगा आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, लैम्डा की जगह पर भी लैम्डा ही रहेगा, और बी वेक्टर माइनस आई कैप माइनस 2j कैप प्लस 4k कैप। बस इतना सा काम करना है आपको बस ए और बी की वैल्यू पुट करनी है, ये यहां पुट करना है और ये यहां पुट करना है। न आपको आर वेक्टर को छेड़ना है, ना आपको लैम्डा को छेड़ना है। आपका फाइनल आंसर में आर भी आएगा, लैम्डा भी आएगा। सिर्फ वैल्यू किसकी पुट करनी है? आपको ए की पुट करनी है और बी वेक्टर की पुट करनी है। ये आपकी 1 पॉइंट फॉर्म है भाई, ये आपकी 1 पॉइंट फॉर्म है। क्या ये कहानी समझ में आई? अब इसके बाद आता है कन्वर्जन, कि वेक्टर से कार्टेशियन में या कार्टेशियन से वेक्टर में कन्वर्ट कैसे करूंगा सर, वो भी आप बता दो। नेक्स्ट है हमारे पास कन्वर्जन। कन्वर्जन यहां पर 2 टाइप के होते हैं, वेक्टर टू कार्टेशियन। जैसे अभी अभी आपने एक इक्वेशन लिखी है, आर वेक्टर इक्वल्स ये रही 1 2 3 आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप प्लस लैम्डा टाइम्स माइनस आई माइनस 2 प्लस 4। ठीक है, ये आपकी वेक्टर इक्वेशन है, और मुझे चेंज करना है इसको कार्टेशियन फॉर्म में। कार्टेशियन फॉर्म क्या थी? x माइनस x1 बाय ए बराबर y माइनस y1 बाई बी बराबर z माइनस z1 बाई सी। उसके लिए क्या करना है आपको? जब आप वेक्टर से कार्टेशियन में कन्वर्ट कर रहे हैं तो आर वेक्टर की जगह पर रख दें इसकी वैल्यू जो कि है एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप। आर वेक्टर की जगह पर इसकी वैल्यू पुट कर दो भाई, ये हो जाएगा एक्स आई कैप वाई जे कैप
जेड के कैप बराबर ये पूरा आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप प्लस लैम्डा टाइम्स माइनस आई कैप माइनस 2j कैप प्लस 4k कैप। अब यहां इन दोनों को आप कंबाइंड कर दो, एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप। यहां देखिए आई कैप वाला आई कैप से कंबाइंड होगा तो इधर 1 है, इधर लैम्डा माइनस से मल्टीप्लाई, ये ऐसे लिख दो आई कैप माइनस लैम्डा आई कैप, जे कैप वाला जे कैप से 2j कैप माइनस 2 लैम्डा जे कैप, जे कैप वाला के कैप से 3 प्लस 3k कैप प्लस 4 लैम्डा के कैप। यहां देखें एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप इक्वल्स आई कैप कॉमन ले लेंगे तो 1 माइनस लैम्डा आई कैप 2 माइनस 2 लैम्डा जे कैप 3 प्लस 4 लैम्डा के कैप। अब आप दोनों को बराबर कर दो, x बराबर दिस, y बराबर दिस, z बराबर दिस। अच्छा तो x बराबर 1 माइनस लैम्डा, यहां से लैम्डा निकालना है तो x माइनस 1 बराबर माइनस लैम्डा, x माइनस 1 बाय माइनस 1 बराबर लैम्डा। ऐसे ही y को इक्वल करें आप इसके, y बराबर 2 माइनस 2 लैम्डा, 2 को ले जाओ उधर, यहां 1 को ले गए हम उधर, तो y माइनस 2 बराबर माइनस 2 लैम्डा, आप 2 माइनस 2 से डिवाइड कर दो, y माइनस 2 बाय माइनस 2 बराबर लैम्डा। ऐसे ही z को इक्वल करेंगे हम इसके, तो z बराबर 3 प्लस 4 लैम्डा, z माइनस 3 बराबर 4 लैम्डा, z माइनस 3 बटे 4 बराबर लैम्डा। और लैम्डा तीनों लैम्डा के इक्वल है तो तीनों को बराबर कर दो, x माइनस 1 बाय माइनस 1 बराबर y माइनस 2 बाय माइनस 1 बराबर z माइनस 3 बाय 4। ये आपकी कार्टेशियन इक्वेशन आ गई। तो वेक्टर से कार्टेशियन में आपने बदल डाला। कैसे बदला भाई? r वेक्टर की जगह पर हमने x आई कैप y जे कैप z के कैप रखा है, इन दोनों को मैंने कंबाइंड किया, इसकी जगह पर ये रखा, कंबाइंड कर दे मैंने आई कैप वाले को आई कैप से कंपेयर कर लिया, जे कैप वाले को जे कैप से, के कैप वाले को के कैप से कंपेयर किया, वहां से तीनों से लैम्डा की वैल्यू निकाल ली, तीनों लैम्डा के बराबर हैं तो तीनों आपस में भी बराबर होंगे, आपस में बराबर हैं तो कार्टेशियन इक्वेशन आ गई। सर आपने कहा था लैम्डा और आर को टच नहीं करना है, बिल्कुल फाइनल आंसर अगर आपके वेक्टर फॉर्म में दे रखा है या वेक्टर फॉर्म में निकालना है तो उसमें आपका जो आंसर आएगा वो आर और लैम्डा की फॉर्म में आएगा। लेकिन यहां पर आप एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जा रहे हैं, आर और लैम्डा सिर्फ वेक्टर फॉर्म में ही है। अगर आपसे बोला जा रहा है कि वेक्टर से कार्टेशियन में कन्वर्ट करके बताओ, तो कार्टेशियन फॉर्म में कहीं पर भी ना तो आर आता है ना लैम्डा आता है, वहां तो एक्स वाई जेड आता है, इसलिए आपको आर को एक्स वाई जेड लिखना पड़ेगा। भाई एक्स वाई जेड पिक्चर में लाना पड़ेगा ना आपको, तो आर को एक्स वाई जेड लिखना पड़ेगा। और कार्टेशियन फॉर्म में कहीं पर भी लैम्डा नहीं आता तो लैम्डा को भी एलिमिनेट करना पड़ेगा। क्या ये कहानी क्लियर है भाई? अब इसका डायरेक्ट तरीका बताऊं आपको, डायरेक्ट है ना, हालांकि एग्जाम में आपको कन्वर्ट करने को बोला जाए तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। देखिए डायरेक्ट तरीका क्या है, वापस लिख रहा हूं इसको। मेरे पास ये थी इक्वेशन, आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप प्लस लैम्डा टाइम्स माइनस आई कैप माइनस 2j कैप प्लस 4k कैप, यही था इक्वेशन। मुझे इसको कार्टेशियन में चेंज करना है, तो कार्टेशियन क्या थी, x अपॉन एक्स माइनस समथिंग अपॉन समथिंग, y माइनस समथिंग अपॉन समथिंग, z माइनस समथिंग अपॉन समथिंग। वो समथिंग क्या है? यहां पर जो माइनस होता है वो क्या होता है, यहां पर जो माइनस होता है वो पॉइंट है जिससे लाइन पास कर रही है। अरे वेक्टर फॉर्म में ये पॉइंट भी तो वही होता है ना, ये भी तो वही पॉइंट है जिससे लाइन पास कर रही है। ये आपका a वेक्टर है, ये आपका b वेक्टर है। तो मैंने a वेक्टर क्या बताया, a वेक्टर वो पॉइंट है जिससे लाइन पास कर रही है। तो देखिए आप 1 2 3 के कोऑर्डिनेट्स क्या है, 1 2 3, तो -1 -2 -3। और ये जो b वेक्टर है यही है आपके डायरेक्शन रेशियोज लाइन के, तो -1 -2 4, -1 -2 4। ये आपके पास कार्टेशियन इक्वेशन आ गई बिना किसी हेडेक के। यहां पर जो लिखा है वही आपका पॉइंट है, उसके कोऑर्डिनेट्स आई कैप जे कैप और के कैप का जो कोफिशिएंट्स हैं वही आपका पॉइंट है, x1 y1 z1। तो यहां रख दो, माइनस कर दो,
और इधर जो लिखा है ये आपके डायरेक्शन रेशियोज हैं। कोफिशिएंट ले लो -1 -2 4, डिवाइड कर दो। ठीक है, ये आपका एक कन्वर्जन था वेक्टर टू कार्टेशियन। अगर आप कार्टेशियन टू वेक्टर कन्वर्ट करना है, कार्टेशियन टू वेक्टर अगर आपको कन्वर्ट करना है तो यहां पर मामला डायरेक्ट हो जाता है। यहां पर x माइनस x1 बाय a है, y माइनस y1 बाय b है, z माइनस z1 बाय c है। एग्जाम्पल से ले लेते हैं, चलो वो ज़्यादा सही रहेगा। x प्लस 1 बाई 2, y माइनस 3 बाई 3, z प्लस 4 बाई 4। तो यहाँ पर वापस से मैंने आपको अभी भी बताया कि इस इक्वेशन से पॉइंट निकालना और डायरेक्शन रेशियो निकालना आपको आना चाहिए। एक्स वाई जेड में जो माइनस हो रहा है वो आपका पॉइंट। अगर यहाँ प्लस लिखा है तो उसको माइनस लेंगे, अगर यहाँ माइनस लिखा है तो प्लस लेंगे, प्लस लिखा है तो माइनस लेंगे। जो डिवाइड में लिखे हैं वो आपके डायरेक्शन रेशियोज हैं। बस इन्हीं दोनों से मिला के आपकी वेक्टर फॉर्म आ जाएगी। वेक्टर फॉर्म क्या करेगी? आर वेक्टर इक्वल्स ए वेक्टर। ए वेक्टर क्या है? ये जो पॉइंट है यही आपका ए वेक्टर है। माइनस आई कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप प्लस लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर क्या है? जो डायरेक्शन रेशियो से वेक्टर बनेगा वही आपका बी वेक्टर है, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। ये आपकी वेक्टर फॉर्म आ गई एक झटके में। तो ये दोनों कन्वर्जन कभी कभार वो आपसे सवाल देगा आपको कार्टेशियन फॉर्म में, लेकिन आंसर पूछेगा वेक्टर फॉर्म में। तो कार्टेशियन में आंसर निकालकर वेक्टर में कन्वर्ट करना आपको आना चाहिए। कभी वो आपको क्वेश्चन देगा वेक्टर फॉर्म में और आपसे आंसर पूछेगा कार्टेशियन फॉर्म में, तो वेक्टर में पूरा सॉल्व कर लिया, लेकिन फाइनल आंसर जो वेक्टर में है वो कार्टेशियन में चेंज करना पड़ेगा। तो कन्वर्जन करना आपको आना चाहिए, कन्वर्जन करना आपको आना चाहिए। अब आपके एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 11.1 के कुछ क्वेश्चन चाहिए, उनको टारगेट कर लेते हैं। तो ये चीज अगर आपको 50% भी समझ में आ गई है, बाकी का 50% आपको इन क्वेश्चन से आ जाएगा। तो समझिए इस क्वेश्चन को। देखें, आप आ जाइए, आ जाओ भाई। क्या यहां तक की कहानी क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है उसमें? पूछ लो भाई। देखो, क्वेश्चन को समझना पड़ेगा और समझ समझ से डायलॉग याद आ रहा है कि समझ समझ के समझ को समझो, समझ समझना भी एक समझ है, समझ समझ के जो ना समझे मेरी समझ में वो ना समझ। आया वो समझ में? इसलिए समझदार बनो भाई। सबसे पहले क्वेश्चन को समझिए, ठीक है? तो समझ समझ के समझ को समझो, समझ समझना भी एक समझ है, समझ समझ के भी जो ना समझे मेरी समझ में वो ना समझे भाई। Find the equation of the line which passes through the point and is parallel to the vector. अब यहां पर ये नहीं बोला है कि वेक्टर में चाहिए या आपको इक्वेशन वेक्टर में चाहिए, कार्टेशियन में चाहिए। मैं दोनों करके बता रहा हूं आपको, है ना। सबसे पहले वेक्टर की फॉर्म में अगर इक्वेशन चाहिए होती तो क्या? याद करें वेक्टर वाला फॉर्मूला क्या था? याद करें वेक्टर वाला फॉर्मूला क्या था? फॉर्मूला था सर आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। इसमें ए क्या था सर? ए वो पॉइंट था, ए वो पॉइंट था जहां से लाइन पास कर रही है, उसका पोजीशन वेक्टर। तो क्या मुझे इस इक्वेशन में, इस क्वेश्चन में कहीं पर भी पॉइंट दे रखा है क्या? फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन विच पासेस थ्रू द पॉइंट। यस, पॉइंट दे रखा है, लेकिन यहां पर पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं, यहां पर पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं। क्या मुझे कोऑर्डिनेट चाहिए इसमें? नहीं, मुझे तो पोजीशन वेक्टर चाहिए। कोऑर्डिनेट से पोजीशन वेक्टर कैसे बनाते हैं? अरे भाई, पॉइंट दे रखा है, उसमें आई जे के चिपका दो। अच्छा सर, फिर इसमें इक्वेशन में ये बी वेक्टर क्या होता है? बी वेक्टर था हमारा लाइन के पैरेलल कोई भी वेक्टर, एनी वेक्टर पैरेलल टू द लाइन। तो क्या यहां पर ऐसा कुछ दे रखा है क्या? आइए पढ़ते हैं ना। एंड इज पैरेलल टू द वेक्टर, वो जो लाइन है इज पैरेलल टू द वेक्टर। इसका मतलब क्या मुझे बी वेक्टर मिल गया क्या? लॉटरी लग गई भाई, लॉटरी लग गई, बी वेक्टर मिल गया हमें। 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप। तो क्या मैं डायरेक्ट इक्वेशन लिख डालूं क्या भाई? आर वेक्टर इक्वल्स ए वेक्टर
प्लस लैम्डा बी वेक्टर, यही है आपका आंसर। खेल खत्म, क्वेश्चन खत्म, गया गया भाई गया। अब इसका दूसरा पार्ट, अगर कार्टीजन में कुछ बच्चों की इच्छा है, बिल्कुल जब आपको मेंशन नहीं बोला कि किस में करना है तो आप किसी में भी जा सकते हैं, आप किसी में भी जा सकते हो, किसी में भी जाओ, आप चाहे वेक्टर में जाओ चाहे कार्टीजन में, आप किसी में भी जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहां देखें भाई, कार्टीजन में मुझे इक्वेशन क्या थी, x माइनस एक्स वन बाई ए, वाई माइनस वाई वन बाई बी, जेड माइनस जेड वन बाई सी, यही थी। इस इक्वेशन में x1 y1 z1 वो है लाइन के ऊपर कोई भी पॉइंट, क्या दे रखा है क्या? हाँ सर वो तो दे रखा है सर, फिर से क्या लॉटरी लगने वाली है क्या? बिल्कुल। और एबीसी, एबीसी क्या है? एबीसी है लाइन के डायरेक्शन रेशियोज। अभी अभी आपको बताया मैंने जब कन्वर्जन बताया कि वेक्टर फॉर्म में, देखो मैंने बताया था अभी डायरेक्ट कि वेक्टर फॉर्म में ये जो वेक्टर होता है इसके जो आई जे के कोफिशिएंट होते हैं वही होते हैं डायरेक्शन रेशियोज। मैंने डायरेक्ट कन्वर्ट करके आपको बताया था। तो ये -1 -2 -4 यही है डायरेक्शन रेशियोज। तो जो पैरेलल वेक्टर होता है, जो पैरेलल वेक्टर होता है उसमें आई जे के कोफिशिएंट जो होते हैं वही होते हैं डायरेक्शन रेशियो। 3 2 तो इक्वेशन लिख डालो भाई, आपके पास ए बी सी भी आ गए, आपके पास x1 y1 z1 आगे पुट कर दो, x माइनस x1 बाय ए, y माइनस y1 बाय बी, z माइनस z1 बाय, क्या आ गया भाई मेरा आंसर? खेल खत्म। सर अगर लाइन वेक्टर परपेंडिकुलर हो तो? परपेंडिकुलर के केस में आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म ही पैरेलल के केस में, परपेंडिकुलर के केस में हमारे पास कोई इक्वेशन है ही नहीं ऐसी, तो वो आपको हमेशा पैरेलल वेक्टर ही देगा। परपेंडिकुलर वेक्टर देगा लेकिन पैरेलल वेक्टर भी साथ में देगा। जो बेसिक इन्फॉर्मेशन जब तक वो नहीं मिलेगी, जैसे हम 2D में निकालते थे, अगर हमें लाइन का स्लोप ही नहीं पता तो या तो वो स्लोप निकालने का इनडायरेक्ट तरीका देता था कि हाँ यार इस रास्ते से होकर स्लोप निकाल लो, आ जाएगी इक्वेशन, ठीक है। आई बात समझ में? देखें अगला क्वेश्चन, अटैक करो भाई इस पे। अब यहां पर क्लियरली मेंशन है, देखिए ऐसे वो आपको उलझाता है, ऐसे उलझाता है वो आपको। सारी इंफॉर्मेशन जो मुझे क्वेश्चन देखते ही पता लगी वो वेक्टर में है, सारी इंफॉर्मेशन वेक्टर में, लेकिन पूछा कार्टेशियन फॉर्म है। देखो आप, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन इन वेक्टर एंड इन कार्टेशियन फॉर्म ऑल्सो। इंफॉर्मेशन पूरी वेक्टर में लेकिन वेक्टर के साथ में कार्टेशियन फॉर्म भी उसने मांगी है। राघव तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर दे दिया भाई मैंने। दैट पासेस थ्रू द पॉइंट विद पोजीशन वेक्टर। तो यहां पर आपको ए वेक्टर दे रखा है, ये आपका ए वेक्टर है जिससे लाइन पास कर रही है, एंड इज इन द डायरेक्शन इन द डायरेक्शन का मतलब ये है पैरेलल टू दिस वेक्टर, इस वेक्टर के पैरेलल है ना। तो पैरेलल टू द वेक्टर बोले, इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर बोले, वो एक ही बात होती है, वो एक ही बात है। तो ये आपका बी वेक्टर है। तो भाई यहां पर फिर से जो है लग गई हमारी लॉटरी, ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर, तो आर वेक्टर हो गया 2 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 4 के कैप प्लस लेमडा टाइम्स आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस के कैप। अब इसको आप कार्टेशियन में चेंज कर लो, x माइनस ये आपका x1 y1 z1 और ये a b c है, तो x माइनस x1 अपॉन a, y माइनस y1 अपॉन b, z माइनस z1 अपॉन c, x माइनस 2 बाय 1, y प्लस 1 बाय 2, z माइनस 4 बाय माइनस 1। ये आ गया भाई आपका आंसर। ये दोनों फॉर्म आ गई भाई, ठीक है, ये दोनों फॉर्म आ गई। नेक्स्ट,
फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन विच पासेस थ्रू द पॉइंट एंड पैरेलल टू द गिवन लाइन। ठीक है, कार्टेशियन इक्वेशन पूछी है, पॉइंट आपको दे रखा है। अब बात है एबीसी की। देखिए, जब भी दो लाइन आपस में पैरेलल होती हैं, L1 इज पैरेलल टू L2, तो हम उसका उनके जो dr से वो बराबर ले सकते हैं। जब दो लाइंस आपको पैरेलल दे रखी है, तो उन दोनों के डायरेक्शन रेशियोज आपको बताया था। वैसे तो मैंने पैरेलल लाइंस में क्या होता है, पैरेलल लाइंस में डायरेक्शन रेशियोज का जो रेशियो होता है वो बराबर होता है ना। तो आप चाहे तो उसको बराबर भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पर इनडायरेक्टली आपने बोला कि जो लाइन मुझे निकालनी है वो लाइन इसके पैरेलल है, जो लाइन मुझे निकालनी है वो इसके पैरेलल है। इसका मतलब इसके डायरेक्शन रेशियो उसके डायरेक्शन रेशियो सेम है। तो यहाँ पर एबीसी की वैल्यू आ गई 3, 5, 6। अरे भाई इक्वेशन ने की और पूछ लिख डालो भाई फटाफट से। x माइनस x1 अपॉन a, y माइनस y1 अपॉन b, z माइनस z1 अपॉन c, x प्लस 2 बाई 3, y प्लस y माइनस 4 बाई 5, z प्लस 5 बाई 6। ये आपका आंसर हो गया भाई, राइट। अगला क्वेश्चन, कार्टेशियन फॉर्म दे रखी है, वेक्टर फॉर्म पूछी है, लिख दो भाई डायरेक्ट। ऊपर से ए बी सी, x1 y1 z1 जो पॉइंट है वो निकाल लो। माइनस वाला प्लस में लेना है, प्लस वाला माइनस में लेना है, माइनस वाला प्लस में लेना है। ये हो जाएगा 5 i कैप माइनस 4 j कैप प्लस 6 k कैप। ये आपका ए वेक्टर हो गया, प्लस लैम्डा टाइम्स डायरेक्शन रेशियो से बी वेक्टर बनेगा 3 i कैप प्लस 7 j कैप प्लस 2 k कैप। ये आपका आंसर, सीधे आंसर। नेक्स्ट बताइए भाई इसका आंसर क्या होगा। प्रिया, क्वेश्चन में पहले वेक्टर फॉर्म निकाल लियो कि फिर कार्टेशियन, कोई जरूरी नहीं बेटा, डिपेंड्स ऑन द इंफॉर्मेशन। इस क्वेश्चन में, पिछले क्वेश्चन में कार्टेशियन फॉर्म थी, हमने वेक्टर फॉर्म निकाली है, तो वो तो डिपेंड करता है कि इंफॉर्मेशन क्या दे रखी है आपको। इतने इजी क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम में? नहीं बेटा, ये इस तरह के क्वेश्चंस आपके 2 मार्क वाले क्वेश्चन आ सकते हैं, क्योंकि थ्री में 2 मार्क वाला क्वेश्चन भी आना है, 3 मार्क वाला भी और 4 मार्क वाला भी। ठीक है सर, आज भी कल की तरह मैथ की 4 घंटे की क्लास होगी क्या? नहीं, इसके बाद 1 घंटे की और क्लास होगी आपकी वेक्टर की बस। ठीक है, उसमें कुछ क्वेश्चंस बाकी रह गए थे, उसके ऊपर हम प्रैक्टिस करेंगे। जितना 1 घंटे में हो पाएगा उतने क्वेश्चंस हम कर लेंगे, कोई दिक्कत है उसमें किसी को? ठीक है, बताएं भाई। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है, इफ द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ ए लाइन आर दिस, राइट द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन। ये आपके पास देखिए एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, कार्टेशियन इक्वेशन, लेकिन क्या ये सही फॉर्म में है क्या? क्वेश्चन देखते ही आपको समझ में आना चाहिए, ये सही फॉर्म में नहीं लिखा हुआ है अभी, कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है भाई। सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करें। यहां पर देखें, माइनस कॉमन लूंगा मैं, y प्लस 4/7, यहां पर आप 2 कॉमन लेंगे। अब जो आपने कॉमन लिया उसको नीचे पहुंचाओ भाई, 2 भी नीचे आएगा, या 2 से गया 2 टाइम्स। अब ये आपकी सही फॉर्म आ गई। इस स्टैंडर्ड फॉर्म से अब आप वेक्टर फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। तो वेक्टर फॉर्म क्या हो जाएगी? आर वेक्टर इक्वल्स, जो ऊपर पॉइंट है आपके पास, पॉइंट क्या है? देखिए, आप माइनस वाले को प्लस में लेना है, प्लस वाले को माइनस में लेना है, माइनस वाले को प्लस में लेना है। और एबीसी क्या है भाई? यहां पर जो डिनोमिनेटर में लिखे हैं -5, 7, 2, बस। -3 i कैप माइनस 4 j कैप प्लस 3 k कैप
प्लस लैम्डा टाइम्स माइनस 5i कैप 7j कैप और 2k कैप। ये आपके पास क्या आ गया, ये आपके पास उस लाइन की वेक्टर फॉर्म आ गई। ठीक है, और देखें, फाइंड द वेक्टर इन कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन दैट पासेस थ्रू द ओरिजिन एंड दिस। यहां पर आपके पास 2 पॉइंट वाली फॉर्म आ गई है ना। यहां से टू पॉइंट फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ अ लाइन। यहां से स्टार्ट होगी, यहां पर बोला गया पास थ्रू द ओरिजिन, और जब आपको 2 पॉइंट दिए जाए, इक्वेशन के ऊपर 2 पॉइंट दिए जाए, तो उस केस में हम इक्वेशन कैसे निकालते हैं, तो उसका एक फॉर्मूला है। ठीक है, तो वहां से स्टार्ट करेंगे हमारा अगला लेक्चर जो भी इसके बाद होगा आपका। दैट मीन्स कल जो आपका आखिरी लेक्चर होगा 3D का, उसमें लाइन की 2 पॉइंट फॉर्म और कुछ फॉर्मूले हैं वो एंगल वेंगल निकालने के और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने के, वहां पर लाइन खत्म हो जाएगी। उसके बाद हम आ जाएंगे आपके प्लेन पर। तो कल की क्लास भी हो सकता है कि 10-15 मिनट एक्सटेंड करनी पड़े। थ्रू द ओरिजिन मतलब 0 0 0 बिल्कुल नोबिता, है ना। तो आज का जो कारवां है, आज की जो ये जर्नी है, आज का जो ये कहानी है, उसको यहीं पर रोकते हैं। ये सारे के सारे क्वेश्चन, सारे के सारे फॉर्मूले, ये बहुत सारे हैं और आगे कल और बहुत इकट्ठे हो जाएंगे। डेली के डेली आपको रिवाइज करना मस्ट है, बहुत ज्यादा जरूरी है ना। 11.2 के 11.2 के क्वेश्चन नंबर 8 से पहले पहले तक देखो, 11.1 पूरी कर लो, 11.2 के 7 तक एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज दोनों लगा लो। 11.1 पूरी, उसके एग्जाम्पल्स, रिलेटेड टॉपिक छोड़ देना बस एंगल वाले, और 11.2 के अप टू 7 और एग्जाम्पल्स। ठीक है उत्कर्ष, कोई डेरिवेशन नहीं आएगा भाई एग्जाम में, मैथ्स में कोई डेरिवेशन आएगा नहीं आएगा भाई, क्वेश्चन ही बहुत सारे हैं, डेरिवेशन क्या करेंगे। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं अगली क्लास में, जो कि आपकी अभी 10 मिनट या 15 मिनट जो भी आपको नोटिफिकेशन आया होगा उसके हिसाब से, है ना, शेड्यूल जो भी बनाया गया है मैं भी देख लेता हूँ। अभी वेक्टर में हम क्वेश्चन करेंगे जो भी हमारे रिमेनिंग थे क्रॉस प्रोडक्ट के ऊपर। राइट, टिल देन बाय बाय। बरकरार रखें, एनर्जी को स्टोर कर लें, कुछ खा पी लें और वापस अपनी कुर्सी पर आ जाए, कमरे की कुंडी अंदर लगा के वापस बैठेंगे। ऑल राइट, जय माता दी।